दिन और क्या शानदार मार्केट। एक पल के लिए भी ऐसा लग नहीं रहा था कि मार्केट में कोई कंसोलिडेशन या करेक्शन है। सुबह 11 बजे भले ही थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक बार के लिए कंसोलिडेशन आया, लेकिन उसके बाद फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट और मार्केट अब न्यू रिकॉर्ड हाइस की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ। और इसी पर ऑब्वियसली हम करेंगे बातचीत, लेकिन निफ्टी अब रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 1% रह गया है दूर और 19,800 के पार हम ये देखिए इंटरडे चार्ट निफ्टी का 19,827 पर 100 पॉइंट की तेज़ी। तो शानदार शानदार मूव और एक बहुत तेज़ रेस अब निफ्टी की लग रही है और ज़्यादा फैसला रह नहीं गया एक्चुअली ऑल टाइम हाई से। सिर्फ 1% दूर रह गए हम निफ्टी में ऑल टाइम हाई से। और आज तो बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट किया। बैंक निफ्टी अब सिर्फ 2.5% दूर है ऑल टाइम हाई से। तो शानदार मूव्स इस समय मार्केट में आपको विजिबल हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप इन दोनों ने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया। तो अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी। और अगर आप आवाज़ के साथ जुड़े रहे हैं पिछले 5 या 6 दिन से, तो आपको एटलीस्ट कोई कंप्लेन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मूव हमने पूरा का पूरा अपने दर्शकों को अप्रोच कराया है आज तक। जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया प्ले देखने को मिला और एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड था कि ये मोमेंटम जारी रहेगा। मैं अभी देख रही थी कि निफ्टी इस हफ्ते करीब 2% के गेंस देकर गया है। मिड कैप से आप अपेक्षा करते हैं कि अच्छी कमाई होगी, कि वहां पर निरंतर तेजी रही, लेकिन निफ्टी बैंक को सरप्राइज मूवर था, जहां पर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में तेजी बनती दिखाई दी। अनुज, इस क्लोज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? और जो हम लगातार कह रहे हैं कि हम नए शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं और उससे आगे 20,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए आज के लिए क्लोजिंग का स्तर कौन सा इंपॉर्टेंट? बिल्कुल। देखिए आज मैं ये कहूँगा मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है ये। मैं क्योंकि जो मार्केट में एक बार मोमेंटम आता है ना, उसके बाद मार्केट बहुत जल्दी मौकरी बना देता है चीज़ों की। मार्केट बहुत जल्दी ये सब अचीव करता है और जो एक हमारा एक व्यू था कि स्पेशल सेशन आने से पहले ही मार्केट सब कुछ प्राइसिंग कर लेगा। और इवन बैंक निफ्टी भी आज सुबह एक व्यू हमारा ये था कि अब मार्केट को बैंक निफ्टी लीड करेगा। तो मामला ये है सारा का सारा कि मेरे ख्याल से अगले हफ्ते आपको 20,000 दिखेगा और ये नई तेज़ी की शुरुआत है, नया एक्सपेंशन की शुरुआत है। हो सकता है आपको मंडे को ही दिख जाए, ये भी पॉसिबल है कि मंडे को ही दिख जाए। अगर हम आज 19,900 के ऊपर बंद हो गए तो हो सकता है कि मंडे को आप सीधा 20,000 पर ही खुलें, ये पॉसिबल है। और अब मेरे ख्याल से अब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहें। स्ट्रैटेजी वही है सिंपल मार्केट में, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए। अब देखिए आज का लो है 19,727, अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 19,700। बहुत सिंपल, और कुछ नहीं करना है आपको इसमें इससे ज़्यादा। ठीक है, ये इस तरीके से आप इस ट्रेड को अप्रोच करिए और 19,900 नेक्स्ट लेवल है वॉच आउट करने के लिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना आशिता, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अब वो अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। अब बैंक निफ्टी लीड करेगा मार्केट को यहाँ से, क्योंकि इसने काफ़ी पेन झेला है बैंक निफ्टी ने। और ये निफ्टी ने जैसे 9 दिन में पूरा 21 दिन का कंसोलिडेशन निकाल दिया ना, अब ऐसे ही बैंक निफ्टी को 3-4 दिन लगेंगे। और अगर वो आरबीआई वाली खबर आ गई और अगर पॉजिटिवली आ गई वो खबर और 100 रुपये एचडीएफसी बैंक भाग गया, तो 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे भाग जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है आप अगर तेज़ी को चेज करना चाहते हैं, अब आप बैंक निफ्टी पर फोकस करिए। अब तक हम फोकस कर रहे थे निफ्टी पर, यहाँ से अब बैंक निफ्टी पर फोकस करिए। एक और रीज़न है उसका, निफ्टी में एक बार आप 20,000 के पास जाएंगे तो थोड़ा सा आपको फिर एक एल्गो ट्रेडर थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आएंगे। बैंक निफ्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में न्यू हाई अभी भी 1,500 पॉइंट दूर है। मेरे ख्याल से यहाँ पर तैयारी कर लीजिए आप न्यू हाई की, शायद दोनों इंडिसेस में नेक्स्ट वीक। ओके, तो निफ्टी बैंक में अगले हफ्ते फिर न्यू हाईस की तरफ बाजार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इस बीच एक अपडेट आ रहा है, वो सैट की जो हियरिंग हो रही थी पुनीत गोयनका और सेबी वाले मामले में, इसे दरअसल 14 सितंबर के लिए टाल दिया गया है। तो ये अगली बैठक सेबी की या फिर जो हियरिंग होगी वो 14 सितंबर को होगी। आज कोई यहाँ पर अपडेट नहीं आ रहा है। वो स्टॉक इसीलिए शायद ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का होता हुआ 279 याद रखिएगा डे लो था, तो ये एक नॉन इवेंट हो गया। लेकिन आज दरअसल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और हर रोज हम एक नई एक्सपायरी दरअसल मार्केट में मैप करते हैं। सेंसेक्स आपको 350 पॉइंट के आसपास की बढ़त दिखाएगा, लेकिन मैंने सुना यहाँ पर भी कुछ खेला हो गया। अनुज, हुआ क्या आज? बिल्कुल खेला हो गया। हजदा हो क्या रहा है, देखिए एक सेंसेक्स की कॉल है 67,000 की। ठीक है, अभी हम है 66,593 पर। ठीक है, एक्सपायरी डे है, सब कुछ होता है मार्केट में। इसका ये इंटरडे चार्ट है। अच्छा, इस इंटरडे चार्ट में ना ये जो 11 बजे वाला मामला है ना, ये इतना क्या कहते हैं इसको, बारीक है। हमने कोशिश की इसको थोड़ा सा एक बोल्ड करने की। ये जो कॉल थी ये उस समय ट्रेड कर रही थी 4 रुपये 30 पैसे पर, और ये 4 रुपये 30 पैसे वाली कॉल हुई सीधा जाकर 209 रुपये।
₹4 की कॉल सीधा 209 रुपये हुई। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मतलब 5-6 हज़ार शेयर ट्रेड हुए तो इसके लिए हमने इसको पिक किया। यहाँ वॉल्यूम हुआ है, 5 लाख का वॉल्यूम हुआ है। सेंसेक्स की 67,000 की कॉल में 5 लाख का वॉल्यूम हुआ है। ₹4.30 की कॉल 209 रुपये तक पहुंची है और 5 लाख के वॉल्यूम के साथ हुआ है। ये क्या हुआ? ये देखिए, जो मेरी जानकारी में आ रहा है कि ये कोई फैट फिंगर एरर नहीं है, ठीक है ना? ये इंटेंशनली किया नहीं गया नहीं, या फिर इंटेंशनली नहीं किया गया है। इंटेंशनली कोई मार्केट में इस तरह की चीजें करता नहीं है, ठीक है ना? ये हो क्या रहा है, ये एल्गो से गड़बड़ हो रही है कुछ। तो वो जो संतोष ने जो एक्सप्लेन किया था, पिछले हफ्ते ही हम बात कर जो रहे पिछले हफ्ते में बात कर रहे थे हम, एल्गो से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। एल्गो की प्रोग्रामिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, जो इस तरीके से ₹4 की कॉल 209 रुपये, वरना कोई लॉजिक नहीं है ₹4 की कॉल 209 रुपये पे होने का। और 4-5 लाख का वॉल्यूम हुआ है। जिस पार्टी की तरफ से गलती हुई है उसको काफी लॉस हुआ है इसमें, आप इमेजिन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 5-6 सेट ऑफ प्लेयर्स अगर होंगे तो उनको काफी लॉस हुआ होगा। तो फिर एल्गो ने एक फ्रीक ट्रेड किया है। और अब ये हो क्या रहा है ना, ये जो डायनामिक्स बदल रहे हैं ना, मैं फिर लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा इस मार्केट में, आप कुछ भी हो जाए, आप ऑप्शन सेलिंग कुछ टाइम के लिए ना करें। जब तक ये पूरा डायनामिक बदल नहीं जाता है ना, तब तक ऑप्शन सेलिंग ना करें आप, क्योंकि ये किस तरीके के फ्री ट्रेड्स कब हो रहे हैं, खासतौर से एल्गो बेस तो बिल्कुल ना करें आप, वो रिटेल के लिए है नहीं एक्चुअली। तो उसके लिए थोड़ा सा संभल के रहें यहाँ पर। अब मुझे पता नहीं आज ये क्या मामला हुआ, कितना निकल कर आएगा, लेकिन अगर ये इस तरह के इंस्टेंसेस बढ़ते रहेंगे ना, तो मुझे लग रहा है सेबी को भी देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है आखिरकार भाई। मतलब एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये बार बार हो नहीं सकता। एक बार हो गया तो सिस्टमिक एरर हो गया, Exactly. लेकिन परहैप्स उस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है। क्या ये वही लोग हैं जिनके साथ ये पहले हुआ था? ये भी नहीं कह सकते आज तक, ये कुछ भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये तो अभी तो हुई है ट्रेड। आज तो 11 बजे तो ट्रेड हुई है ये। इवन जो पिछली बार ट्रेड हुई थी उसके भी हमको एग्जैक्ट नाम नहीं पता है कि कौन नाम इन्वॉल्व थे, लेकिन जो भी है हुआ ये एल्गो की वजह से। ये एक प्रॉब्लम तो है यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा रेगुलेटर्स को भी शायद देखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि सिस्टम्स होने चाहिए आपके प्लेस में जो ये चीज़ें ना होने दें, लेकिन हो रही हैं ये चीज़ें। जी, हैरानी है कि ये लगातार ऐसे सौदे आते हुए इस पर आगे नजरें रहेंगी, देखेंगे यहाँ पर क्या एक्शन लिया जाता है और इसके पीछे इनफैक्ट और क्या निकल कर आता है। लेकिन वीरू, गुड आफ्टरनून। वीकेंड का सेशन और जोरदार तेजी। जी हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स पे भी काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है, और मैं शुरुआत करना चाहूँगा रेलवे स्टॉक्स से। हालांकि मैं कैश के स्टॉक्स को इंक्लूड नहीं करूँगा, लेकिन डेरिवेटिव्स में IRCTC अभी ऑलमोस्ट 698 की रेंज से हम इसे लेके चल रहे थे। आज 727 ये IRCTC इस वक्त दिसंबर 2022 के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे ह्यूज शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे सुबह लॉन्ग भी थे, उसके बाद क्योंकि नेट कॉन्ट्रैक्ट एडिशन आपको 14,000 दिखाएगा, पहले लॉन्ग थे फिर शॉर्ट भी कवर हुए इसमें। 728 पे ये डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। उसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर्स जो कि शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स हैं, एक बार लेके आइएगा आप इंडस टावर्स को। इंडस टावर्स में एक ब्रेकडाउन आया था दिसंबर 2022 को, जब इसने 182 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ा था, वॉलेट किया था। 182 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करने के बाद से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग। आप शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स के चलने का तरीका देखिए, हर्षता है 3.5% ऊपर, 1% OI घटा है और करीब 8.5 लाख शेयर कम हुए हैं। कल हेवल्स भी एग्जैक्टली इसी तरीके से पकड़ा गया था मॉर्निंग में शॉर्ट कवरिंग। तो हो गया एक IRCTC, उसके बाद हो गया इंडस टावर्स, फिर उसके बाद लेके आइएगा आप कंटेनर कॉर्प, आपकी स्क्रीन पे आएगा, करीब 3.25% ऊपर है। यहां पर भी कंटेनर कॉर्प लगभग 715.90 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। यहां पे 25 जनवरी को एक ब्रेकडाउन हुआ था, ये उस जोन को पार कर गया और उसके बाद से ही करीब 7 लाख शेयर का एडिशन देखा गया है। एक इस पर नजर रखिएगा, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस कंटेनर कॉर्प हो गया। उसके बाद एक रखिए आप टाटा पावर पे नजर, हालांकि ये ट्रेड हमने सुबह भी लिया था, 3% ऊपर है। एक मल्टी मंथ हाई जिसे कहते हैं ना, एक चैनल अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक की, वो बाइसेक्ट होती हुई और ओपन इंटरेस्ट में करीब 8,30,000 शेयर जुड़े यहाँ पे हैं। और एक स्टॉक और यहाँ पे मैं मार्क करना चाहूँगा जो कि चार्टिकली बहुत अच्छी स्थिति में है और जिस पर हमें क्लोजिंग में नजर रखनी है, और वो है HDFC AMC। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ इसमें OI शेड हुआ है, प्लस एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट 2540 के ऊपर कंफर्म होगा। तो एक इस स्ट्रक्चर पर नजर रख के चलिएगा। हर्षता, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं। ओके वीरू, बहुत बहुत शुक्रिया। IRCTC पर बड़ी पॉजिटिव खबर आई है एक, हर्षता। रेलवेज ने जो कैटरिंग फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए
मेरे ख्याल में पूरा जिम्मा आईआरसीटीसी को दे दिया गया है अनुज केटरिंग के लिए। अगर आप स्पेसिफिक कोच में ये केटरिंग करना चाहते हैं, पूरी ट्रेन में केटरिंग कराना चाहते हैं, एटलीस्ट ये फ्लैश यही कह रहा है। एक रेलवेज ने अभी अभी सर्कुलर जारी किया है जहां पर सारी केटरिंग फैसिलिटीज आईआरसीटीसी को सौंपी गई। 4% के गेंस। वीरू यही उल्लेख कर रहे थे कि स्टॉक में बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक चीज मैं बताऊं आपको, हम 2-3 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि आईआरएफसी का मार्केट कैप इतना आगे बढ़ गया है और उसके मुकाबले आईआरसीटीसी बहुत पीछे रह गया। और आईआरसीटीसी रेलवे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अब ये जो खबर है ना, ये बहुत शायद हो सकता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट रियलाइज करे। और अब इस स्टॉक में जो ना एकदम खाली हो चुका है ये स्टॉक एक्चुअली पिछले कई दिनों में। और यहाँ से एक थोड़ा सा जो कैचअप प्ले है बाकी के सारे रेलवे स्टॉक्स देखिए। एक बार आईआरसीटीसी का चार्ट लेकर आइए पिछले से 3 महीने का, और बाकी के रेलवे स्टॉक्स के साथ उसको कंपेयर करिए। और शायद हमारी टिकर टीम ध्यान नहीं दे रही है इस चीज़ का। नहीं, कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कुछ दिक्कत है अनुज फ्लैशेस में। आई थिंक कोई टेक्निकल एरर है, इसीलिए वो फ्लैश आ नहीं पा रहा है। लेकिन 5% देखते ही देखते वो स्टॉक तेजी दिखा रहा है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमने देखा है मूवमेंट। एक बार इसके वायदे बाजार का भी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। ओपन इंटरेस्ट एडिशन जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे, बस अभी शुरू हुआ है। लगभग 3,40,000 शेयरों का ओआई जुड़ता हुआ, लेकिन हर टिक के साथ ये स्टॉक भागता हुआ अब नियरली 6% के गेन्स इसमें आ रहे हैं। और ये एक मोमेंटम ट्रेड आपके लिए स्क्रीन पर बन गया है। सभी ट्रेनों में केटरिंग फैसिलिटी फुल टैरिफ पर बुक होंगी और ये आईआरसीटीसी को दरअसल जिम्मा दिया गया है। ये है फिलहाल वो इस समय का स्टॉक। इस पर हम टेक्निकल चेक भी लेकर आएंगे, लेकिन एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आईआरसीटीसी में। चलिए, आईआरसीटीसी एक ट्रेंडिंग काउंटर तो बन ही गया आपकी स्क्रीन पर। लगातार यहाँ पर बात करते करते 6% के गेन्स आ चुके हैं। उस बड़ी डेवलपमेंट के बाद अब देखते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक ट्रेंड तेजी का बना है। आज कोल इंडिया कल 7% भागा, आज 3.5% तक की तेजी। 2 दिनों में 12% से ज्यादा के गेन्स यहां पर आ रहे हैं। एनटीपीसी में अच्छा खासा मोमेंटम। बीपीसीएल और एलएनटी जिसमें कल जोरदार खरीदारी थी, वहां पर भी हमने देखा है करीब 2% तक का इजाफा बना है। पीएफसी आरईसी तेजी में, हेवल्स तेजी में, और भेल में भी हमने देखा है वो प्ले तेजी वाला कायम है। करीब 5% तक के गेन्स इधर आपको दिखाई देंगे। लेकर आते हैं कुछ मंदी वाले ट्रेड्स और फिर हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। आयशर मोटर्स, टेक महिंद्रा, ग्लेनमार्क, बलरामपुर, यहां पर हल्की हल्की मुनाफा वसूली साफ बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बड़े मूव्स क्लियरली मार्केट में दिख रहे हैं तेजी की तरफ। और इस समय आपके लिए लेकर आते हैं स्टॉक आईआरसीटीसी का, जो अब अनुज 7% ऊपर 7% ऊपर, बिल्कुल बहुत बहुत शानदार इस समय मूव्स आईआरसीटीसी में। और शायद एक टेम्परेरी फ्रीज की तरफ भी ये स्टॉक अब बढ़ रहा है और काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, ध्यान रखिएगा ये स्टॉक। तो अब थोड़ी सी यहाँ पर एक कैचअप रैली प्ले होती हुई। लेकिन अब हमारे पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं। जी हाँ, राजेश अग्रवाल हमारे साथ है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। इनफैक्ट राजेश जी, आईआरसीटीसी पर एक फटाफट कॉल हो जाए क्योंकि ये हाथ से निकल जाएगा स्टॉक। अभी अभी डेवलपमेंट ये आ रहा है कि रेलवे ने दरअसल एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर में ये कहा गया है कि जो भी दरअसल कोच या ट्रेन में खाने की केटरिंग की बुकिंग होगी वो आईआरसीटीसी को ही दी जाएगी। फुल टैरिफ पर दरअसल ये काम आईआरसीटीसी के जिम्मे होगा। ये कितना बड़ा गेम चेंजर और रेवेन्यू कितना आ सकता है इस पर्टिकुलर कदम से? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, अनुज जी और भी पैनल में जो मित्रगण है, सबको नमस्कार। आपने सही कहा, आईआरसीटीसी अभी थोड़ी देर पहले अनुज बता रहे थे कि बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने पिछली कई बार मिड कैप जो 4 का चौका में और क्लोजिंग में आईआरसीटीसी का स्टॉक लगातार पिछले 3-4 महीने में कई बार रिकमेंड किया है। और मैं अभी भी बहुत बुलिश हूँ, बावजूद इसके कि आज 5-6% की बढ़त हो गई है। मैं समझता हूँ ये जस्ट एक शुरुआत है। कारण ये है कि 4 डिवीजन में ये कंपनी काम करती है, जैसे हम सब जानते हैं। रेलवे टिकटिंग में, रेल नीर जो इनका पानी का बिजनेस है, केटरिंग में और ट्रैवल एंड टूरिज्म में, चारों ही डिवीजन बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। पिछली तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे। FY23 में अगर देखें तो हाईएस्ट नंबर्स आए थे इनके पूरे हिस्ट्री के। और पहली तिमाही के नतीजे में अच्छा खासा जंप देखा गया था। हालांकि टिकटिंग से उतने अच्छे नंबर्स नहीं आए थे, बट फिर भी ओवरऑल नंबर्स बहुत अच्छे थे। डेट फ्री कंपनी है। और अगर कहा जाए तो कुछ बिजनेस जैसे कि केटरिंग और रेल नीर जो कि पानी का बिजनेस है, उसमें इनकी मोनोपोली है। रेल नीर में ये कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं
और जैसे कि अभी खबर आई कि केटरिंग में भी इनको फुल एक तरीके से मोनोपोली कोचेस में जो केटरिंग होगी उसके लिए मोनोपोली दी जा रही है। मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव है और रैंक अंडर परफॉर्मर तो रहा ही है। जहां दूसरे रेलवे के स्टॉक्स कई स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो 5-5, 6-6 गुना हो गए हैं, वहां इस स्टॉक ने अभी तो अपने लाइफ टाइम हाई से भी बहुत नीचे चल रहा है। मैं समझता हूँ इसे अभी बहुत ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ, ये जो पहले आपको रेलवेज मौका दे रही थी कि आप ट्रेन में बैठे बैठे जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो चलेगा कि नहीं चलेगा राजेश जी? मेरे ही लिहाज से वो चालू रहने वाला है। इसमें कुछ ऐसा मैंने अभी पूरा वो सर्कुलर देखा नहीं है क्योंकि अभी फिलहाल ही आया है, तो इस वजह से मैं कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बट जो सॉरी, मेरी इस बार आरबीआई वाली भी अपडेट आ गया है, इसको छोड़ते हैं, अब बैंक्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि ICRR यानी कि इंक्रीमेंटल क्रेडिट रिजर्व रेशियो पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। आपको याद होगा पिछली पॉलिसी में वो अपडेट आया था कि 10% इंक्रीमेंटल सीआरआर दरअसल आरबीआई ने किया था इंट्रोड्यूस लिक्विडिटी को कर्टेल करने के लिए, लिक्विडिटी पर थोड़ा सा शिकंजा लगाने के लिए। लेकिन अब आरबीआई ने इस पर रोक लगा दी है, यानी कि ये पूरी तरह से स्क्रैप हो गया है कि क्या इसे ऐसे समझना चाहिए? ये वर्डिंग थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन के साथ आए तो बेहतर होगा। हट गया है कि फेज मैनर में किया गया है। और ये जो है मैं पढ़ रहा हूँ कि 7 अक्टूबर के बाद जो है ये फिर पूरा पढ़ रहा हूँ प्रेस रिलीज एक्चुअली कि किस तरीके से होगा ये, क्योंकि अभी 10% था। हाँ। तो उसके बाद उसका तो सुबह में ये बातचीत आशीष और मैं कर रहे थे कि शायद इसको थोड़ा सा कम किया जाए, वो रेशियो क्लैरिफाई होकर आएगा कि वो 3% कम कर रहे हैं। ओके, सितंबर 9 से 25%, सितंबर 23 से और 25% और अक्टूबर 7 से 50% बेसिकली। तो ये जो है ये सब बेसिकली अब से 25% कम हो रहा है, उसके बाद 23 सितंबर से और 25% कम हो रहा है, और अक्टूबर 7 अक्टूबर से ये पूरा का पूरा जो है ये हो जाएगा, हट जाएगा बेसिकली। तो इसके लिए ये एक चीज़ खबर यहाँ पर आती हुई जी, इनफैक्ट एक बड़ी डेवलपमेंट क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है, और इसका थोड़ा बहुत एहसास हो रहा था कि हटाएगी दरअसल आरबीआई, क्योंकि इसकी जरूरत इस समय है नहीं, लिक्विडिटी को कर्टेल करने की जरूरत नहीं है। वो तब लिया गया था फैसला क्योंकि बहुत सारे 2000 के नोट वापस आए थे, एक्सेस लिक्विडिटी हो गई थी, इसीलिए इंक्रीमेंटल सीआरआर लाया गया था। लेकिन धीरे धीरे करके इसे हटाया जाएगा। देखते ही देखते 435 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में। मानस जायसवाल हमारे साथ है, इनफैक्ट हमारे पूरे टेक्निकल पैनल को आप दिखा दीजिए, अब ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। मानस, पहले निफ्टी बैंक का ट्रेड, क्योंकि इस खबर के आते ही और यहां पर तेजी बढ़ती हुई, मोमेंटम तो कल से ही आया हुआ है लेकिन अब लगभग 1% ऊपर। तो देखिए, बैंक निफ्टी की अगर बात करिए तो ब्रेकआउट तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, और जिसके टारगेट 45,750 के आसपास आते हैं, तो करंट लेवल से भी करीब 300-350 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, जिसके टारगेट जो प्रीवियस हाई है वही आते हैं। तो 46,300 तक के टारगेट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले 45,750 टारगेट सेट करिए, उसके ऊपर 46,300 के टारगेट सेट करिए, और अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। मेरा समझना है करंट लेवल्स पे 44,950 के स्टॉप लॉस से आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। जी हाँ, लेकिन आप लेके आइए इस बीच HDFC बैंक को। राजेश सतपुते जी, अब देखिए सुबह 1605 पे बात हुई, 1610 पे बात हुई, अब ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी जो 7 अक्टूबर से पूरी तरीके से ICRR हट जाएगा, इसका 628 पर आपका प्राइस भी उस पर, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, गुड आफ्टरनून, 1-1.5 घंटे के चार्ट पे। देखिए गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से जिस तरह से यहाँ पे बॉटम सेट हो रहा है, अगर आप पैटर्न देखें तो अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका टारगेट बनता है करीबन 1660 का इनिशियली, 1660 से 1680 ये कम से कम मूव होना चाहिए रिलीफ रैली का। तो HDFC बैंक ये बाय साइड का ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस होगा 1615 का। अगर वीरेंद्र जी इसमें अगर आपको ऑप्शन के जरिए आप प्ले करना है तो 1620 का कॉल ऑप्शन 31 पे चल रहा है, इसे बाय करें, स्टॉप लॉस होगा 25 का, और टारगेट सेट करें करीबन 50 के आसपास का। ओके, बिल्कुल। तो हजदा, जो चीज़ हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अब नेक्स्ट राउंड जो है मार्केट की रैली का, उसको बैंक निफ्टी लीड करेगा, ये जो है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है एक्चुअली। इसमें एक चीज़ समझनी होगी हमको, 2 दिन से HDFC बैंक
ये बता रहा था हमको, चीख के बता रहा था कि ऐसा कुछ मार्केट होने एक्सपेक्ट वाला कर है, रहा है। और जब हमने कल लता से बात की थी तो उन्होंने भी यही बोला था कि एक माइनॉरिटी व्यू है ये भले ही, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होने के। अब हम आ गए 45,343 पर बैंक निफ्टी में। और अब एक्चुअली बैंक निफ्टी और HDFC बैंक में अब खेल एक्चुअली ये इसका है भी नहीं मूविंग एवरेज, जिसका वो अब मेरे ख्याल से हिस्ट्री बन चुके हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या फ्रेश बाइंग आएगी या नहीं आएगी इन स्टॉक्स में, और ख़ास तौर से HDFC बैंक में। अच्छा, HDFC बैंक में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। HDFC बैंक में अभी कुछ देर के बाद हम जतिन को भी जोड़ेंगे, वो जब फुटसी वाला जो मामला आएगा प्लस जो सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग होगी तो $600 मिलियन के करीब की बाइंग भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो ये एक जो मार्केट को अब एक और ट्रिगर चाहिए था, इस ट्रिगर की ज़रूरत थी मार्केट को बैंक निफ्टी के चलने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी नहीं चल पा रहा था। एट द एंड ऑफ द डे पिछले पूरे हफ्ते या पूरे अगस्त में अगर आप देखें, पूरे अगस्त में जो मार्केट गिरा वो लार्जली किसकी वजह से गिरा? बैंक निफ्टी, बैंकों की वजह से। वरना निफ्टी में प्रॉब्लम नहीं थी, निफ्टी आईटी अच्छा चल रहा था, लासन आपका न्यू हाई बना रहा था, ऑटो इंडेक्स आपका न्यू हाई बना रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप लगातार न्यू हाई बना रहे थे, हर रोज नई हाई बना रहे थे। प्रॉब्लम सिर्फ थी बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम HDFC बैंक की थी। अब HDFC बैंक की ये दिक्कत भी मेरे ख्याल से खत्म हो गई। अच्छा, HDFC बैंक के पास सबसे ज्यादा पैसा था, जो HDFC बैंक के लिए एक्चुअली सबसे बड़ा ट्रिगर होना चाहिए था, वही HDFC बैंक की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी, क्योंकि वो CRR का सबसे ज्यादा इंपैक्ट ही HDFC बैंक के ऊपर आ रहा था। अब वो मामला हट गया, तो इसके लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और मैं एक चीज़ कहूँगा, हमारे गवर्नर साहब काफ़ी प्रैग्मेटिक हैं, और उन्होंने इस चीज़ को ऑब्वियसली नोटिस किया होगा। लिक्विडिटी के नंबर्स उनके पास रोज आते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि अब हो गया है वो मामला, जो एडिशनल लिक्विडिटी थी थोड़ी सी होगी, और वो और 15-20 दिन में इसी तरीके से अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करते रहेंगे तो हो जाएगी। तो इसके लिए अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला प्ले मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है, RBI के डिसीजन वाला, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से शायद हो सकता है नियर टर्म में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आए जिन लोगों ने पहले से पोजीशन बना रखी थी, लेकिन फंडामेंटली ये खबर पॉजिटिव है बैंकों के लिए। और अब आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर देखिए, इंडसइंड बैंक का शेयर प्राइस देखिए आप, बैंक्स तैयार हैं अब अगले राउंड ऑफ रैली के लिए। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो बैंकों में रैली होनी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि यहाँ से एक बड़ी रैली प्री इलेक्शन रैली से रिलेटेड होगी, और अगर लार्सन एंड ट्यूब्रो, BHEL जैसे स्टॉक्स चल रहे हैं तो वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो बैंकों को तो चलना ही चाहिए था। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव न्यूज है, एक बड़ी पॉजिटिव और एक वेलकम न्यूज बैंकों के लिए। तेजी बाजार ने थोड़ी सी भाप ली थी, अब देखते ही देखते 45,300 के हम पार निकल गए हैं। फटाफट से एक और पर्सपेक्टिव आपके लिए रखते हैं सामने। अदिति नायर जो चीफ इकोनॉमिस्ट है ICRA की। अदिति, चरणबद्ध तरीके से फेजेस में दरअसल ये इंक्रीमेंटल CRR को RBI हटा रहा है, इसे आप कैसे पढ़ेंगी? ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, लेकिन जस्ट इन टाइम। इस मैनर में ICRR को हटाया जाएगा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक मूव है। आप देखिए, जैसे हम अगले एक हफ्ते में वैसे ही एडवांस टैक्स के बीच में होंगे, तो लिक्विडिटी ही है, तो ये जो फेज रिडक्शन है ये बहुत टाइमली मैनर में सामने आएगी। और मेरे हिसाब से ये ओवरऑल जिस अभी हम इन एनी केस अगले महीने तो बिजी सीजन में स्टार्ट हो ही जाएगा क्रेडिट के लिए, तो अक्टूबर 7 तक जो बाकी फेज आउट होना है, आई थिंक ये बहुत ही एक टाइमली डिसीजन है कि इस तरह से फेजेस में ICRR को हटाया जाए। यहाँ से आगे कंसिडरिंग हम वो फेस्टिव सीजन में जाएंगे जो आप भी मेंशन कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का थोड़ा सा डर है, क्योंकि बीच में जिस तरह का स्पाइक देखने को मिला था कच्चे तेल में। अदिति, क्या स्टांस रह सकता है RBI का गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट सिनेरियो? ये तो इंक्रीमेंटल CRR को वापस ले लिया गया है, लेकिन आगे का रुझान कैसे आप पढ़ रही हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अभी जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं, क्योंकि वो या तो फूड इन्फ्लेशन की वजह से है जहाँ स्पेसिफिक सप्लाई डिमांड इश्यूज हैं, या फिर वो कच्चे तेल की वजह से है जो एक एक्सोजेनस शॉक है जो इंटरनल डिमांड डायनामिक या लिक्विडिटी सिचुएशन से नहीं ड्राइव हो रहा है। तो ICRR और लिक्विडिटी के जो टूल्स हैं वो अभी इन्फ्लेशन से सेपरेटली देखने चाहिए, क्योंकि अभी इट्स नॉट डोमेस्टिक डिमांड विच इज क्रिएटिंग द हाई इन्फ्लेशन। बहुत स्पेसिफिक रीजंस हैं जो ये इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। हमने देखा टमाटर के भाव बढ़े और अब काफ़ी कम हो गए हैं, प्याज के भाव बढ़े हैं, लेकिन वो अलग उनका अपना एक पैटर्न चलेगा। जो मॉनसून के ख़राब होने की वजह से फूड ग्रेन्स में जैसे कि पल्सेस में थोड़े से इश्यूज हैं,
वो भी बहुत स्पेसिफिक मॉनसून की वजह से है, ये एक्सेस डिमांड से नहीं क्रिएटेड है। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट को अभी थोड़ा सेपरेटली ही देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। 500 पॉइंट की रैली अब बैंक निफ्टी में, और एक बार जरा बाकी के स्टॉक्स भी लेकर आई। बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन देखते हैं। एसबीआई में भी अब शानदार मूव्स आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक हालांकि अब इंक्रीमेंटली ज़्यादा नहीं चल रहा है, क्योंकि शायद कुछ हद तक मार्केट एचडीएफसी बैंक के थ्रू इसको ऑलरेडी अप्रोच कर चुका था। लेकिन अब बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट। एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, फिर आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक, और देखिए अब इस समय 485 पॉइंट्स, 45,361 बैंक निफ्टी का मूव। और यहाँ पर हर्षदा, अब मुझे लग रहा है कि आप तैयारी कर लीजिए, शायद और 2 हफ्ते में यहाँ भी न्यू हाई लगना चाहिए। 46,369 का न्यू ऑल टाइम हाई है। 1000 पॉइंट दूर रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक बार मोमेंटम आना शुरू होता है तो 1000 पॉइंट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। और 19,858 निफ्टी पर हैं हम इस समय, 2:25 हो चुके हैं। बस थोड़ा सा और मार्केट को सपोर्ट मिल जाए अगर लास्ट के आधे घंटे में, और हम 19,900 के ऊपर बंद हो जाए मंडे मॉर्निंग को, फिर गैप अप के साथ मेरे ख्याल से आप शायद वो हिट कर भी लें 20,000 का मार्क। आशुतोष खजूरिया जुड़ गए हैं हमारे साथ फेडरल बैंक से, उनसे बात कर लेते हैं। अब आशुतोष जी, गुड आफ्टरनून। आपका फर्स्ट रिएक्शन, ये जो आईसीआरआर फेज मैनर में हटाने की बात हुई है? किसी भी बैंकर के लिए एक सुखद समाचार है ये, और क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व थी, जो पीरियड था उस पीरियड में डिपॉजिट ग्रोथ काफी ज्यादा हुई थी बैंकिंग सिस्टम की। उसका कुछ कारण जो था वो 2000 के जो नोट हैं, करेंसी नोट हैं, उनका वापस बैंकों में डिपॉजिट के तौर पर आना, न कि सिर्फ परिवर्तन के लिए आना बल्कि एक जमा राशि के तौर पर आना। तो ये एक निश्चित रूप से एक लाभ भी था बैंकों के लिए, क्योंकि उनके डिपॉजिट बढ़े हैं। और दूसरी ओर चूंकि पूरे सिस्टम की लिक्विडिटी उससे बढ़ी, उसमें जो है सरप्लस लिक्विडिटी होने के कारण आरबीआई के लिए आवश्यक था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए वो उस लिक्विडिटी को अस्थायी रूप से जो है वो हटाएं, और उन्होंने वो 10% इंक्रीमेंटल सीआरआर, जो अतिरिक्त सीआरआर थी, जो ओवर एंड अबव जो 4.5% हम लोग रखते हैं, उसके अलावा ये रखी थी। तो ये लगभग 14 दिन हमारे लिए ये जरूर एक कॉस्ट आइटम था, क्योंकि 10% बहुत ज्यादा होता है। सामान्यतः सीआरआर जो है वो 3 से 5% के रेंज में रहती है, और अभी वर्तमान में 4.5% है, और अतिरिक्त उसमें 4.5 के ऊपर ये 10% जो है ये सिस्टम के लिए एक कॉस्ट आइटम था। तो मुझे लगता है सभी बैंकों के लिए। और दूसरा कारण ये भी है कि अब उन्होंने उस समय जब ये लागू किया था तभी ये कहा था कि फेस्टिवल सीजन में पर्याप्त तरलता उपलब्ध हो सिस्टम के अंदर, उसका वो पूरा प्रयास करेंगे और उसकी पुनरीक्षा करेंगे 8 सितंबर के पहले। तो 8 सितंबर के पहले उन्होंने उसकी पुनरीक्षा की है। सिर्फ ये है कि हम सोच रहे थे शायद 8 सितंबर से ही पूरी तरह, लेकिन वो 1 महीना अभी उन्होंने और उसको बढ़ाने का निर्णय किया है। तो 8 सितंबर के 9 सितंबर के बजाय वो 7 अक्टूबर को पूरी तरह से विड्रॉ करेंगे। ओके आशुतोष, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी बैंकर इस आरबीआई के कदम को चरणबद्ध तरीके से आईसीआरआर को हटाने को वेलकम करेगा। थोड़ा सा सर एक हमको कंफर्ट इस खबर में मिला, लेकिन एग्जैक्टली अब इस वक्त ज़मीनी हकीकत क्या है? आई मीन डिमांड कैसी है, स्पेशली जुलाई अगस्त सितंबर में अब तक जो क्रेडिट डिमांड है वो कैसी जा रही है सर? ये भी जानना चाहेंगे आपसे हम, प्री फेस्टिवल। हाँ जी, आशुतोष सुन पा रहे हैं आप मेरे को? हाँ अब मैं सुन पा रहा हूँ, बोलें। मैं सर एग्जैक्टली पूछ रहा था कि अभी चलिए एक अंश तो पूरा हो गया इस डिस्कशन का, आईसीआरआर का जाना 7 अक्टूबर से, लेकिन आगे चल के मैं पूछ रहा हूँ कि सर अभी डिमांड कैसी दिखाई दे रही है आपको क्रेडिट की? और ये पिछले जुलाई अगस्त सितंबर डिमांड कैसी रही, और कौन सा वर्टिकल, हाउसिंग, रिटेल, और या फिर गोल्ड लोन या फिर ऑटो लोन, क्या अच्छा कर रहा है इस वक्त? देखिए ऐसा है कि अगर आप पूरे सिस्टम को लेके चलते हैं तो मांग जरूर है ऋण की। और अगर हम एचडीएफसी लिमिटेड का, जो एचडीएफसी बैंक में विलय हुआ है, जिसकी वजह से
ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की का जो आंकड़ा है वो एकदम से 20% के नजदीक पहुंच गया है क्रेडिट ग्रोथ का, जबकि यथार्थ में वो 14.5%, 14 और 15 के बीच में है, के दरमियान है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, डबल डिजिट में ग्रोथ का होना। देखिए साहब, इसको आप उससे लिंक कर सकते हैं कि आपने बजट के अंदर भी देखा कि नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ क्या बताई गई है, क्या दर्शाई गई है। आप सामान्यतः लें, अगर अलग अलग आंकड़े हैं जीडीपी के अनुमान जो हैं वित्तीय वर्ष 24 के लिए, लेकिन अगर आप औसतन 6, 6.5 का भी अगर आप ग्रोथ रेट ले लेते हैं, रियल ग्रोथ रेट, और ये मान के चलते हैं कि 5% के करीब औसतन मुद्रास्फीति रहेगी, तो मुझे लगता है कि वो जो टोटल आता है वो करीब 11, 11.5% के करीब आता है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहेगी। ऐसे में अगर बैंकिंग सिस्टम 14 से 15% की क्रेडिट ग्रोथ करे, मैं एचडीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको आप निकाल दीजिए एचडीएफसी लिमिटेड के विलय को, तो भी जो ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक की ग्रोथ अगर 14 से 15% की होती है तो ये बहुत ही एक अच्छी सूचना है, अच्छी। और उसमें खास तौर से अगर आप देखें तो नई कैपेसिटीज क्रिएट हो रही हैं, प्रोजेक्ट लोन्स की काफी जो है वो मांग है, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो सौर ऊर्जा की जो कैपेसिटी है उसकी बात करें, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। और जो कंज्यूमर लोन्स हैं, खासतौर से जो पर्सनल लोन है, मुझे लगता है थोड़ा सा रिजर्व बैंक चिंतित है कि अनसिक्योर्ड लोन्स की ग्रोथ भी जो है बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग ले लें या पर्सनल लोन की। तो अगर आप कुल मिला के देखें तो मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है, और उसके लिए आवश्यकता रहेगी कि सिस्टम में पर्याप्त तरलता रहे। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू देने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हमारे पैनल से ट्रेड्स ना शुरू करते हैं। इस समय की ट्रेड्स पर आऊँ उससे पहले मानस, एक बार तो पहले वो आपकी आरईसी की आज सुबह की जो कॉल थी, जो आज हमने सुबह स्पॉट की, उसको मैंने आपसे वो ऑप्शन ट्रेड लिया, 255 का कॉल लिया गया था चैनल पर, वो 7 रुपये पर लिया गया था मेरे ख्याल से 6 या 7 रुपये के बीच में, और 18 रुपये 21 रुपये का हाई लगा कर आई वो। मानस, पहले तो शानदार कॉल रही वो, इस पर एक अपडेट और इस समय की कॉल। थैंक यू सो मच अनुज जी। तो 255 की कॉल 8 रुपए पे दी गई थी, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न इसमें मिले। हाँ, आरईसी का जो 255 का कॉल ऑप्शन था। देखिए चार्ट्स अगर देखेंगे तो आज का जो मूव है वो एक ब्रेकआउट मूव है, तो आज के मूव पे पोजिशनल ट्रेडर्स को नहीं निकलना है। आप 1 से 2 दिनों के ट्रेडर हैं तो आप एक बार प्रॉफिट बुक करके अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो मैं नहीं समझता कि ये सही समय निकलने का। बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 282 के आसपास के आते हैं, तो अभी भी आपको यहाँ से 10-12 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस को जरूर ऊपर रिवाइज कर लीजिए, 264 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए और पोजीशन में बने रहिए आरईसी के। मानस, नया ट्रेड भी दे रहे हैं या इसी के साथ रहेंगे? जी, तो नया ट्रेड रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज का, जहां पर हमने करीब 5-6 दिनों में कंसोलिडेशन देखा है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेशन हो रहा था। फाइनली आज गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक ब्रेकआउट दिया है। मेरा समझना है कि 1674 के स्टॉप लॉस से आप यहां पर बने रह सकते हैं, और 1750 1750 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। 1700 वाला कॉल ऑप्शन जो मेरे ख्याल से 50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 34 रुपीज का आप वहां पर स्टॉप लॉस लगाइए और 80 रुपए 80 रुपीज के टारगेट सेट करिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप 1700 का कॉल भी ले सकते हैं। गावा साहब, आपका ट्रेड? हाँ, मेरा ट्रेड है। गुड इवनिंग टू यू। नाम है एक्सिस बैंक। ये सुबह हमने इसका जिक्र किया था पासिंग में, और एक्सिस बैंक की तेजी है, 983 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 978 का, एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक 983 एट डे हाई। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बैंकिंग से ही होगा, और इसमें से जो होगा वो रहेगा इंडसइंड बैंक। कल इसमें ब्रेकआउट हुआ है, आज यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है, तो जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी है वो है इंडसइंड। स्टॉप लॉस रहेगा 1440 का, और टारगेट अगर आप सेट करना चाहते हैं तो पहला टारगेट होगा 1500 का, जहाँ पे कॉल लेटर खड़े हैं, लेकिन प्रोजेक्शंस इससे भी बेटर आ रहे हैं। तो इंडसइंड बैंक मुझे लगता है पोजिशनली भी और मोमेंटम के हिसाब से भी दोनों तरफ से बढ़िया है। ओके, इंडसइंड बैंक, तो सभी बैंकों पर ही आज बेट ले रहे हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मैं पीएसयू स्पेस में से कॉनकॉर में खरीदारी की सलाह दूंगा। सो आज के कैश मार्केट में वॉल्यूम्स देखें तो डेली एवरेज के काफी कंपैरेटिवली काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए,
और फ्यूचर्स में भी लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, जहाँ पे जो फ्यूचर्स में प्राइस अप मूव है उसमें ओआई काफी बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस के डेटा देखूं तो 700 और 720 की कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों से ही है, क्योंकि ये स्टॉक 700 का लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पा रहा था। सो हमें लग रहा है कि क्योंकि अब ब्रेकआउट आया है तो ये काफी जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस है उनमें भी अनवाइंडिंग हो सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग एज वेल एज फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप का कॉम्बिनेशन जनरली जब होता है तो स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि अब तक स्टॉक में इतना मूव आया नहीं है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। 700 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 740 के टारगेट्स के लिए। 740 का मौका कॉनकॉर में रुचित के लिए पिक है। अग्रवाल साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए अर्षदा जी, आज बैंकिंग में तो अभी खबर आई और तेजी बन गई, सही बात है, बट पावर में इस वक्त बहुत पावर बना हुआ है। अगर आप देखो तो पिछले कई दिनों से पावर स्टॉक्स में बहुत पावर बना हुआ है, और पावर के एक स्टॉक के साथ मैं जाना चाहूंगा। एनटीपीसी मेरी इस वक्त की ट्रेड रहेगी, जो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी। देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है, 72,000 मेगावाट का इनकी कैपेसिटी है। कोल, गैस, रिन्यूएबल सारे ही तरीके के इनके प्लांट हैं, और 10 गीगावाट के ये थर्मल की एडिशन कर रहे हैं आने वाले 3 सालों में, और 20 गीगावाट का करीब करीब ये एक्सपेंशन रिन्यूएबल एनर्जी में करने की बात कर रहे हैं 2026 तक, और 60 गीगावाट का 2032 तक। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और फर्स्ट क्वार्टर के नंबर अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में 23.5% के आसपास की जंप देखी गई थी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 400 बेसिस पॉइंट का जंप दिखाते हुए 29% का ओपीएम आया था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पावर की शॉर्टेज बनी हुई है, मर्चेंट पावर रेट्स बहुत हाई पे चल रहे हैं, पावर की जो डिमांड है, पावर डेफिसिट था इस बार कहा जाए तो इन सब चीजों के मद्देनजर एनटीपीसी हमें इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम 270-275 के टारगेट आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में हो सकते हैं। ओके, एनटीपीसी पर बैठ लेना। चलिए अगस्त, अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगस्त के लिए एंजल वन ने अच्छे अपडेट दिए हैं। कंपनी के ग्रॉस क्लाइंट में 19% की बढ़ोतरी हुई है, साथ ही क्लाइंट बेस और ऑर्डर की संख्या में भी इजाफा हुआ है। कारोबार कैसा चल रहा है, क्लाइंट बेस और डेली टर्नओवर में इतनी बढ़ोतरी हुई है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एंजल वन के चीफ ग्रोथ ऑफिसर प्रभाकर तिवारी जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी, गुड आफ्टरनून। मैं आपके नंबर्स पर आ रहा हूँ आपके नंबर्स पर भी। एक मुझे सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये आज भी एक सेंसेक्स के ऑप्शंस में कोई एक फ्री ट्रेड हुई थी, और अभी पिछले हफ्ते शायद बैंक निफ्टी में भी हुई थी। कुछ आइडिया है आपको ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या इसको रोका जा सकता है? सॉरी प्रभाकर जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन मैं समझ गया कि आपके पास शायद इस चीज़ का कोई व्यू है नहीं। तो एक काम करते हैं, फिर आपके इस बिजनेस अपडेट पर बात करते हैं। बताइए किन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है आपको, और जिस तरीके का ये मार्केट है, क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू करेगी आगे भी? नहीं मिस्टर प्रभाकर, आई थिंक आप म्यूट पर हैं। या सॉरी अनुज जी। तो जो अभी जो सेगमेंट में ग्रोथ हमको दिख रहा है वो ग्रोथ काफी बैलेंस ग्रोथ है, और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली हमें ऐसा लगता है कि ये जो ग्रोथ है, हमको मार्केट का फायदा तो गिरा ही है, बट हमारे सुपर ऐप प्रोडक्ट की वजह से और हमारे नए कैंपेन की वजह से हमारे पास नए कस्टमर्स आ रहे हैं, और हम मार्केट में एग्रेसिव हो गए। हमने ब्रांड मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, उसका फायदा भी हमको गिर रहा है। सिर्फ एक डेटा पॉइंट मैं आपको बताऊं तो हमारा जो म्यूचुअल फंड SIP है वही अब 2.4 लाख तक पहुंच गया है। तो हम देख रहे हैं कि SIP फर्स्ट, SIP ओनली कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं, और जो हमारा जो इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट ओपनिंग है उस पे इसकी वजह से इजाफा हो रहा है। अनुज जी, अगर मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ कि आपके इस सुपर ऐप में क्या किसी तरह के एल्गो ट्रेड्स भी उपलब्ध रहते हैं क्या? एंड यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने निवेशकों को अगर एल्गो ट्रेड्स के जरिए ट्रेडिंग करा रहे हैं या फिर वो विकल्प दे रहे हैं, हाउ डू इंश्योर दैट इट गोज वेल एंड यू नो ये जो फ्री ट्रेड 2-3 दफा हुए हैं वैसी सिचुएशन आए, आपके क्या रिस्क को कैसे बचाने के लिए, रिस्क से बचाने के लिए आप क्या तरीके अपना रहे हैं? एल्गो ट्रेडिंग पे हम वेट कर रहे हैं अभी क्लियरिटी की। एल्गो ट्रेडिंग पे बहुत सारी क्लियरिटी आनी बाकी है, और इस मॉडल को डेवलप करने की जरूरत है। तो हमारा फोकस अभी है नहीं, हम बट पैरेलली प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं।
ओके, एग्जैक्टली मिस्टर तिवारी, जो आपके ऑप्शन वॉल्यूम्स हैं और जो ऑप्शंस में ब्रोकरेज आई है वो एग्जैक्टली टोटल ब्रोकरेज का कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? पिछले 3 क्वार्टर्स में विटनेस कर रहा हूँ आपकी ऑप्शन ब्रोकरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, इस बार क्या ट्रेंड रहा? इस बार अगर आप देखें कि मार्केट शेयर की बात करूं तो करीबन 4 BPS कम हुआ है, बट मुझे लगता है कि FNO पे जो ये पार्टिसिपेशन आ रही है वो ज़्यादा जो मैच्योर कस्टमर्स हैं जिन्होंने टाइम स्पेंड कर रखा है प्लेटफॉर्म पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कमी बेसी ये मार्केट शेयर परसेंटेज बरकरार रहेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा 4 बेसिस पॉइंट कम हुआ है थोड़ा सा, बट अब आप मानते हैं कि वो जो प्रीवियस ट्रेंड था वो रिज्यूम करेगा। तिवारी जी, ये आपकी म्यूचुअल फंड लाइसेंस को लेकर कोई अपडेट है इस वक्त? अभी स्थिति क्या है? हमने फाइनल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन डाली है। मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर हमको अप्रूवल मिलना चाहिए, तो 1 साल के आसपास के समय में हम ये शुरुआत कर पाएंगे। ओके, चलिए प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा आज ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई तो आपके लिए समय शायद थोड़ा कम रहेगा आज हमारे पास। थैंक यू सो मच थैंक यू जुड़ने के लिए। चलिए एक काम करते हैं, 1-2 स्टॉक्स और देखते हैं। एक बार चोलामंडलम देखिए 3% ऊपर ये स्टॉक, और उसके अलावा रिलायंस में अच्छे मूव्स। मानस, एक बार चोला को रिविजिट करते हैं, सुबह भी बात हुई थी इसके ऊपर। तो देखिए मॉर्निंग में मैंने चोला पे एक बुलिश व्यू दिया था, क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो स्टॉक 1200-1210 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड 60 मिनट चार्ट पे भी दिख रहा है, तो बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। अब आपको स्टॉप लॉस 1150 का लगाना है और टारगेट 1205-1210 के सेट करना है। एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली यहाँ पर तेजी की बनती हुई चोला में, रिलायंस में मोमेंटम है। एक बार हेवल्स पर एक व्यू रुचित आप देंगे प्लीज, क्योंकि ये भी एक काउंटर जो अच्छी तेजी दिखा रहा है। आज देखिए ओपन इंटरेस्ट एडिशन 8-9% ऊपर। आई एम श्योर इस पर सुबह में कई सारे जानकारों की नजरें गई हैं, लेकिन 5% के गेन्स में अब अगला पड़ाव क्या रहेगा? इनफैक्ट सुबह के 1 घंटे में ये स्टॉक में काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स हमने फ्यूचर्स के सेगमेंट में देखे थे, और वॉल्यूम्स भी थ्रू आउट द डे देखे तो अपने एवरेज के कंपैरेटिव में काफी अच्छे वॉल्यूम्स कैश सेगमेंट में भी है। तो जो प्रीवियस स्विंग हाइज है जो ये स्टॉक के, वो 1450 1460 है। सो आइडियली के ये लेवल्स ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। तो इनकेस ये वो 1450 1460 का हर्डल एक बार क्रॉस हो जाता है, फिर आई थिंक ये स्टॉक 1500-1520 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। हेवल्स 1445 पे डे हाई की डिरेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। सुबह प्रकाश सर की पहली कॉल थी, कार्यक्रम शुरुआत होते ही साथ, मतलब ओपनिंग के बाद अराउंड 1388, अब करीब 1443 पे ट्रेड कर रहा है। कल से इसकी लॉन्ग हम लेके चल रहे हैं करीब 1368 से। अच्छा, अब हमारे साथ समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित, गुड आफ्टरनून। समित, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का, क्या चीज कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। देखिए, करंट लेवल पे हमें कॉनकॉर काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक रिसेंटली एक कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है, बट आज सुबह से हम इसमें जो ट्रैक्शन देख रहे हैं और इसमें पॉसिबिलिटी है कि जो एक मल्टी मंथ रेजिस्टेंस इसमें बन गया है वो आज कहीं ना कहीं इसमें ब्रेकआउट आ जाए। तो इसलिए कंटेनर को हम यहाँ पे करंट लेवल पे रेकमेंड करना चाहेंगे, जिसमें जो स्टॉप लॉस लेवल्स होंगे वो 696 के होंगे और शॉर्ट टर्म टारगेट इसके लगभग 744 के आने चाहिए। कॉनकॉर, वाकई अभी कुछ देर पहले मैंने आज अपनी ओपनिंग समरी में कहा ही था, कंटेनर कॉर्पोरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट और एक हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन मार्क को इसने रीगेन किया है। बट एक आप स्पेस लेके आइए QSR सेगमेंट में। आज एक बार जरा देखते हैं क्या क्या हो रहा है। जरा एक बार वेस्ट लाइफ लेके आइए पहले तो 1007 पे। दैट मीन्स इस कार्यक्रम में मैंने जब भी किसी मेहमान से वेस्ट लाइफ के बारे में पूछा है, उनका जो व्यू था कंस्ट्रक्टिव था, पॉजिटिव था, स्टे लॉन्ग होल्ड, स्टे लॉन्ग होल्ड। और आज ये स्टॉक अपने करियर के सर्वोच्च तौर पर ऑल टाइम हाई। एक बार देवयानी रखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है इस वक्त मेरे स्क्रीन पे देवयानी का चार्ट एक बार मैं लेके आता हूँ। ये भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, आज भले ही थोड़ा सा बैकफुट पे है बट इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। राजेश जी, अग्रवाल साहब, जुबिलेंट में इस हफ्ते मूव आया और वेस्ट लाइफ एट ऑल टाइम हाई। अभी आपका पिकिंग ऑर्डर स्पेस में क्या है और किस में प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे आप? देखिए, वेस्ट लाइफ पे प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरह की बढ़त हुई है वो थोड़ा से बहुत तेजी से हो गई है। थोड़ा कंसोलिडेशन में वापस खरीदारी की ही सलाह रहेगी। ये नहीं है कि मैं इसमें नेगेटिव हूँ, बट फंडामेंटली ये थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गया है और इस पैसे को मैं स्विच करने की सलाह दूंगा सफायर फूड्स में।
जो कि ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी की है, वहां पे मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ज्यादा बेहतर स्थिति में, सेम से स्टोर को देख लीजिए या जिस तरह के मार्जिन प्रोफाइल वगैरह थी, पिछले तिमाही के नतीजे प्राइस अभी के दबाव में थे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को लेकर के, रॉ मटेरियल के खर्चों को लेकर के, बट आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो बेहतर परफॉर्म करेगा। ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। वेस्ट लाइफ में हालांकि ये स्टॉक काफी भाग चुका है, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत। लेकिन देखिए मार्केट में आज तेजी, लेकिन ये वीकेंड काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि बड़ी हेडलाइन दरअसल दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन से निकलकर आएंगे। दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुख वहां पर पहुंचने लगे हैं। इस सम्मेलन के दौरान कई देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। G20 के दौरान कुछ प्रमुख बायलैटरल टॉक्स पर हमारी नजरें रहेंगी। असीम मनचंदा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। असीम, एकदम एक्शन पैक्ड वीकेंड आप सभी के लिए रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक तो ऋषि सुनाक पहुंच गए हैं, वो हम तस्वीरें देख रहे थे, और साथ ही साथ आज शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पहुंचते हुए दिखाई देंगे। ये बताइए आप, ये दो नेशंस यूके और यूएस से जो बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं, इससे क्या अहम चीज निकल कर आएगी? किस पर दुनिया और किस पर हमारी नजरें होनी चाहिए? देखिए, शनिवार को दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है। सभी ग्लोबल लीडर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान 15 के आसपास बायलैटरल्स मीटिंग करेंगे। 3 देश हैं जहां पर कि आपकी नज़रें रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी नज़र अमेरिका और जो भारत है उसके बायलैटरल्स पर रहनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे और शाम को ये बैठक होगी। दोनों देश के बीच में खासतौर पे कई सारी चर्चाएं होने की संभावना है। सबसे पहले तो जो मेन मुद्दे हैं जिसकी मैं बात करूँ तो इसमें जेट और जी इंजन दोनों की कीमत के ऊपर तय करने का फैसला हो सकता है। MQ-9 रीपर्स के मुद्दे के ऊपर किसी तरह की सहमति बन सकती है। 5G 6G सिविल न्यूक्लियर एरियाज के मुद्दे को लेकर के सहमति बन सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर है यूके के, वो भी भारत पहुंच चुके हैं। उनके साथ 9 तारीख को एक बायलैटरल बैठक होने वाली है। तब आपको वहां पर नज़र रखनी पड़ेगी कि दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जिसके ऊपर नेगोशिएशंस काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अभी तक 12 नेगोशिएशंस का दौर हो चुका है, तो उसके ऊपर नेगोशिएशंस आगे बढ़ने की काफ़ी संभावना है। दोनों देशों के बीच में अभी 3.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड है। इनका टारगेट है कि इसको बढ़ा करके 2030 तक दोगुना कर लिया जाए। तो वहाँ पर कई चीज़ों के ऊपर सहमति ऑलरेडी बन चुकी है, कईयों पर बनने अभी बाकी है। तो आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी कौन कौन से मुद्दों पर वहाँ पर सहमति बनती है। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 10 तारीख को इंडिया और यूएई की बैठक होने वाली है, वहाँ पर काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स आपको रेलवे सेक्टर की तरफ से आती हुई देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पे कि भारत और यूएई के बीच में रेलवे के लिए एक बड़ा करार हो सकता है। गल्फ और अरब देशों के बीच में एक रेल नेटवर्क बनाने की बातचीत चल रही है। यूएस भी इसको सपोर्ट कर रहा, तो वहाँ पर आपको एक एग्रीमेंट आता हुआ देख सकता है। जो रेलवे की कंपनियां हैं उनको बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। खासतौर पे कि आपकी नज़र इरकॉन के ऊपर रहनी चाहिए। इरकॉन ने पहले ही मिडिल ईस्ट में कंसल्टेंसी सर्विसेज दी हैं, वहाँ पर काम किया है, तो उसको भी एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पर आने की उम्मीद है कि G20 के दौरान जब ये बैठक होगी तो एक एग्रीमेंट, एक रेलवे लाइन बनाने का एशिया देशों के बीच में, गल्फ और अरब देशों के बीच में बनाने के लिए साइन हो सकता है। तो ये 3 बायलैटरल मीटिंग्स है, एग्रीमेंट, यहाँ पर आपकी नजरें रहनी चाहिए। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। तो मिडल ईस्ट से रेलवे के करार होते हुए दिखाई देंगे। अमेरिका में MQ-9 रीपर्स, ये प्राइमरीली जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, यानी कि ड्रोन्स है, जो हमने अमेरिका से खरीदे थे, उसको लेकर आगे और बातचीत, जेट इंजन्स को लेकर आगे और बातचीत होती हुई दिखाई देगी। और ऑफ कोर्स FTA पूरी तरह से बनने से पहले यूके के साथ जो बायलैटरल बैठक होने वाली है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन जैसे ਅਸੀਂ मेंशन कर रहे थे, 15 देशों से दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय बातचीत असाइन की गई हैं। अब वहां से बड़े हेडलाइंस निकलकर जरूर आएंगे। लेकिन देखिए हेडलाइन तो मार्केट ही बना रहा है। 19,800 के आसपास एकदम कंफर्टेबल होता हुआ और एक के बाद एक ये थोड़ा सा रोटेशन हो रहा है। बीच में रिलायंस ने कोशिश की थी ऊपर आने की, अब अदानी पोर्ट ऊपर आ रहा है, HDFC बैंक तेजी में, SBI का योगदान, ये इट्स अ मेडली की निजी कंपनी और साथ ही साथ जो PSU प्लेज में तेजी देखने को मिल रही है। अनुज, अगर आप अभी देखें NTPC, कोल इंडिया, BPCL, ये टॉप 3 में है।
है। नहीं बिल्कुल हर्षदा, लेकिन थोड़ा सा ना बैंक निफ्टी हल्का हुआ है हायर लेवल से, और उसी ने निफ्टी को थोड़ा सा नीचे किया। मेरे ख्याल से शायद मार्केट पूरी तरीके से प्राइस इन करके बैठा था कि ये जो ICRR है, अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि क्यों इस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है। मार्केट एज्यूम करके बैठा था कि ICRR पूरा आज ही हट जाएगा। हाँ। तो वो आज ही नहीं हटा, ठीक है ना, हटा है लेकिन जैसे वो चरणों में हटेगा। हाँ, जैसा आशुतोष जी भी कह रहे थे कि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ही साथ हट जाएगा। तो 1 महीने बाद तो हटना ही था, वो तो वैसे ही फेस्टिव सीजन है, तो वहां तो वैसे ही कैश लोग विड्रॉ करने वाले थे। तो इसके लिए तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस चीज़ को लेकर मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि एक साथ नहीं हटा, मतलब 25% ही हट रहा है सिर्फ अभी के लिए। 50 भी हट जाता ना एक साथ आज तो फिर वो ठीक रहता मामला। इसके लिए थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन जैसे आपने बोला सेक्टर रोटेशन चल रहा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। BHEL लेकर आइए आप एक बार जरा। मेरे ख्याल से ये BHEL देखिए अब क्या हो रहा है BHEL में, यहाँ पर मार्केट तैयारी कर रहा है, शायद ये बैंड से बाहर आया आज, कल ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए था, इसको नहीं आ पाया। अब बैंड से बाहर आने की तैयारी हो रही है, 6% ऊपर है ये, और शानदार मूव यहाँ पर हो रहे हैं। चलिए 4 का चौका, ये इसकी शुरुआत कर लेते हैं, फिर एक के बाद एक जो 4 आपके पास ट्रेड्स आएंगी उसके लिए चलेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन मानस से लेंगे। मानस बताइए आपकी ट्रेड। देखिए मेरा ट्रेड टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पे कंफर्मेशन दिया है, 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो टाटा मोटर्स का 630 का कॉल ऑप्शन जो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 9 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 25 रुपए की टारगेट इस ऑप्शन में आप सेट कर सकते हैं। 630 का कॉल लेने की सलाह। एफनो सुपरस्टार राजेश जी, राजेश सातपुते। पहला पिक तो टाटा मोटर्स ही था, कोई बात नहीं। जो नेक्स्ट पिक रहेगा वो रहेगा कमिंस इंडिया। मेरे हिसाब से कमिंस इंडिया में जिस तरह से ट्रैक्शन है, जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इससे पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन अ डेली चार्ट, और ये अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को पार कर रहा है। तो 1750 के आसपास है, बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 1735 का, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 1780। तो इट्स अ बाय इन कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में शॉर्ट कवरिंग वही लगभग 8.25% शेड हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिया है पे ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं प्रकाश सर के पास 4 का चमत्कार पिक करने के लिए। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं पिक कर रहा हूँ AU बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा लगता है मुझे। 734 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 731 का, टारगेट 740। AU बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। राजेश जी के पास चलते हैं मिड कैप फंड के लिए। राजेश जी बताइए। देखिए मिड कैप के तौर पे मैं फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कि अब PCBL के नाम से जानी जाती है, उसके साथ जाना चाहूंगा। कार्बन ब्लैक की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, और ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 45 देशों को ये केटर करती है। हमने देखा है कि ऑटो इंडेक्स लगातार तेजी बना रहा है, ऑटो के जो महीने दर महीने आंकड़े आ रहे हैं बहुत एक्साइटिंग आ रहे हैं। तो इन सब चीजों का सीधा सीधा फायदा इस कंपनी को मिलता है, क्योंकि ये टायर इंडस्ट्री को केटर करती है। दूसरे, इस कंपनी ने अब अपना फोकस बढ़ा लिया है एक्सपोर्ट सेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है इनके रेवेन्यू में, उसको बढ़ाने के लिए। तो वो एक हाई मार्जिन बिजनेस है, और मुझे लगता है कि वहां से मार्जिन में बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा। दूसरे, ये केपेक्स कर रहे हैं। तीसरे, अगर आप देखो तो इनके जितने भी प्लांट्स हैं उसमें सबके खुद के कैप्टिव पावर है, और उससे इनको ये फायदा है कि कैप्टिव पावर होने के कारण से पावर की कॉस्ट कम रहती है, मार्जिन्स बेहतर आते हैं, और जो एक्स्ट्रा पावर है वो ग्रिड को बेच देते हैं। तो सारे लिहाज से मैं समझता हूँ ये स्टॉक बहुत उपयुक्त है मिड कैप के तौर पे, मध्यम से लंबी अवधि के लिए। हमारा अंदाज है कि ये, हमारा जो अनुमान है उस हिसाब से ये 200-210 के टारगेट्स आने वाले दिनों में अचीव कर सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सभी वो ट्रेड्स। मैं फटाफट से रिकैप कर देती हूँ। शुरुआत हमने टाटा मोटर्स के साथ की, और एक कंसेंसस कॉल बन रहा था क्योंकि राजेश सातपुते को भी पसंद है। आप 630 का कॉल लेकर चलेंगे, 25 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 9। कमेंट्स आया फिर राजेश सातपुते की तरफ से, यहाँ पर भी एक तेजी का ही ट्रेड है, 1780 का टारगेट, 1735 का स्टॉप लॉस। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये अगला ट्रेड जो गावा साहब ने दिया है चार्ट का चमत्कार में, 740 का इनका टारगेट है, 731 ये है स्टॉप लॉस। और साथ ही अभी बात हो रही थी PCBL की, 4-4.5% ऊपर है काउंटर, 210 के टारगेट के लिए इधर भी मौका बन रहा है खरीदारी का। तो ये फिलहाल एक और काउंटर जहां पर मोमेंटम। अच्छा, एक पॉकेट जिस पर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। कुछ इन कार्यक्रम की शुरुआत में इन पावर कंपनियों का जिक्र भी कर रहे थे, वहां पर जोर है। IEX देखिए, जो अब अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन के साथ, अब IEX नॉर्मली होता है जब चलता है तो खूब चलता है, वरना ऑफ द रेडार रह जाता है। समित, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? एक और स्पाइक लास्ट आवर में देखने को मिला, 3.5% ऊपर है काउंटर। आई थिंक कार्यक्रम की शुरुआत में महज 1% के आसपास के गेन्स थे।
देखिए ओवरऑल हमने देखा है कि पावर स्पेस और उसके रिलेटेड स्टॉक्स में काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन लास्ट 4-5 दिनों में आया हुआ है। आईएक्स की बात करें जो एक वन ऑफ दी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये पूरे रैली में, ये स्टॉक में कहीं ना कहीं अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल हमने देखे हैं। तो एक अच्छी रैली इसमें ऑलरेडी अनफोल्ड होना स्टार्ट हो गया और अभी भी अगर हम देखें तो 3 दिन का इसने पॉज लिया था 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास और उसको आज उसने कन्विंसिंगली ट्रैवर्स कर दिया। तो यहाँ से ये मोमेंटम और एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप एटलीस्ट नियर टर्म में 150 155 के लेवल्स मान के चल सकते हैं और अगर थोड़ा ब्रॉडर व्यू है तो ये स्टॉक लगभग उसके 160 65 के जोन में भी जाने का अटेम्प्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो ओवरऑल बायर्स पॉजिटिव रखना चाहिए और अगर किसी के पास मोमेंटम ट्रेड है तो इसमें एक रिवाइज स्टॉप लॉस लगभग 138 के आसपास यहाँ पे रख के होल्ड करना चाहिए। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, एक मार्केट के दूसरे सबसे बड़े स्टॉक की बात करते हैं, HDFC बैंक की। जी हाँ, 15 सितंबर से सेंसेक्स का एडजस्टमेंट एप्लीकेबल होगा जबकि बदलाव 18 सितंबर से होगा। उसके अलावा एक फुट से रिलेटेड इम्पैक्ट भी आने वाला है। तो किन स्टॉक्स पर इम्पैक्ट आएगा और खासतौर से HDFC बैंक पर खास फोकस करते हुए यतिन जुड़े हैं स्टूडियो में। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बिल्कुल HDFC बैंक का शेयर फोकस में रहेगा 2 कारणों से। और जो आप देखेंगे 15 सितंबर के बाद सेंसेक्स में भी रीबैलेंसिंग होने वाली है और FTSE की जो पहले अनाउंस्ड रीबैलेंसिंग है वो भी होने वाली है। सबसे बात पहले करते हैं सितंबर 15 को FTSE की रीबैलेंसिंग की, जहां HDFC बैंक में बहुत ज़बरदस्त फ्लोज आपको दिखाई पड़ेंगे। लगभग $500 मिलियन के आसपास के बाय फ्लोज आपको HDFC बैंक में आते हुए नजर पड़ेंगे। FTSE ने ये जो बाइंग है उनकी $1.5 बिलियन की उसको स्प्लिट कर दी है क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये जो पहली रीबैलेंसिंग होगी इसमें लगभग $500 मिलियन के आसपास की खरीदारी होगी जो लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसके अलावा लगभग $100 मिलियन की रीबैलेंसिंग की बाइंग आपको HDFC बैंक में दिखाई पड़ेगी सेंसेक्स फंड्स के द्वारा। ये क्यों होगा? क्योंकि HDFC और HDFC बैंक के मर्जर के बाद HDFC बैंक का वेटेज जो है वो बढ़ गया है और इसके वजह से $100 मिलियन यानी लगभग 800-900 करोड़ के आसपास की बाइंग आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। ये जो सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग है यहाँ आप देखेंगे कि जो रीबैलेंसिंग डेट है वो 15 सितंबर की ही है और जो इफेक्टिव डेट है वो 18 सितंबर है। यहाँ और कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं HDFC बैंक के अलावा? एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा मोटर्स, इन सभी स्टॉक्स में आप लगभग 80 से 100 करोड़ के बाय फ्लोज देखेंगे। इसके अलावा जो सेल साइड बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, विप्रो, जहां वेटेज थोड़े बहुत कम हो रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट होगा, लेकिन कोई बड़ा सब्सटेंशियल सेल फ्लो यहां आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन क्लियरली जो तेजी का घोड़ा है इस पूरे रीबैलेंसिंग मामले में, चाहे वो FTSE हो, चाहे वो सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग हो, वो HDFC बैंक दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कुल मिला के 500 मिलियन प्लस 100 मिलियन $600 मिलियन यानी कि लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में आती हुई दिखाई पड़ेगी 15 सितंबर को। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी, HDFC बैंक की अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म होने के चांसेस हैं क्या? अगर आप देखें तो लगातार कंसिस्टेंट 20-22% की ग्रोथ इस बैंक ने दिखाई है और अब ये मर्जर के बाद एक बहुत बड़ी एंटिटी उभर कर आएगी सामने में। और ये जब भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, तो हमने देखा है स्टॉक में बहुत कंसोलिडेशन का फेज चलता है लंबे दौर तक और वही इस वक्त चल रहा है। अदरवाइज जब भी ये मूवमेंट पकड़ेगा मुझे लगता है बहुत अच्छा रन अप देगा। किसी को अगर अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर एक चूज करना हो तो HDFC बैंक एक मस्ट बैंक है। और जैसे कि अभी यतिन बता रहे थे कि 5,000 करोड़ के आसपास की इनफ्लोज होने वाली है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको यहाँ से अच्छी 3-4% की मूव दे सकता है। 3 से 4% के मूव्स आगे आते हुए दिखाई देंगे HDFC बैंक में, लेकिन एक सब्सटैंशियल इनफ्लो की बात यतिन मेंशन कर रहे थे, $600 मिलियन तक का इनफ्लो आ सकता है। चलिए वक्त हो रहा है इस मोड पर एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी होंगे, उनसे करेंगे डिटेल में बातचीत। बने रहिए। ओके, देखिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय आ रही है कि रिलायंस और एनवीडिया ने पार्टनर किया है टू एडवांस AI इन इंडिया फॉर इंडिया। ये एक बड़ी खबर है, एनवीडिया के साथ टाई अप। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस कंपनी है जो चैनल को ओन करती है, लेकिन इस समय ये एक बड़ी न्यूज़ है क्योंकि मार्केट को का सबसे बड़ा स्टॉक और एनवीडिया एक बहुत बड़ी कंपनी और मेरे ख्याल से ग्लोबली इस समय जो एक पैरेलल बनी हुई है एक इस AI के केस को में लेकर। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी
एआई कंपनी है और उसी के साथ अगर एक करार कर लिया है, आपको याद होगा एजीएम में इसका काफी जिक्र हुआ था, मतलब ऑफ कोर्स एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप का नहीं, लेकिन एआई किस तरह से बदलेगी और कितना बड़ा रोल दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले करता हुआ दिखाई देगा, उसका कुछ उल्लेख यहाँ पर मुकेश अंबानी साहब ने किया था एजीएम के दौरान। और देखिए कुछ ही हफ्तों में दरअसल एक बहुत बड़ा करार, एंड द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट है एनवीडिया, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करना, तो आप सोच सकते हैं किस लेवल की बातचीत होगी ये और किस तरह के प्रोडक्ट्स यहां पर आगे आकर डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, इस पर एक व्यू ले लें फिर रिलायंस के ऊपर। राजेश अग्रवाल जी, कोई व्यू आपका रिलायंस पर इस समय? हमने इसमें लगातार बाई की कॉल दी है और आज भी हम समझते हैं कि बिल्कुल इसमें लॉन्ग टर्म की खरीदारी करनी चाहिए और कम से कम इसको 2 साल का समय दें अगर आपको बहुत अच्छे पैसे बनाने हैं। तो ट्रेडिंग के लिए तो लगातार अपॉर्चुनिटी बनी रहती है, लेकिन अगर आप देखो तो इसमें O2C का बिजनेस जो थोड़े से दबाव में था वो ठीक ठाक चलने लगा है, हाइड्रोजन में अच्छी खासी बढ़त हो रही है, रिटेल में जहां दूसरे लोगों के 700-800 स्टोर है, ये हर क्वार्टर में 800 स्टोर जोड़ते हैं, 18,000 स्टोर के ऊपर हो गए। टेलीकॉम का अपना एक बिजनेस है। मैं समझता हूँ सारे पायदान पे बहुत खरी उतरती है और जब भी कोई कॉर्पोरेट कुछ एक्शन हुआ तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त देगी। हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, ए मस्ट फॉर एवरी पोर्टफोलियो। और देखिए निफ्टी जैसे थोड़ा स्लैकन कर रहा था, एक ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं ना, ये होता है बुल मार्केट में, कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाएगी, आपको जैसे लगने लगे ना कि अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कुछ ना कुछ नया आ जाएगा जो मार्केट को सपोर्ट कर देगा। तो अभी खैर रिलायंस की वजह से एक सपोर्ट मिलता होगा। देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फिर से चला देते हैं एक बार, ये रिलायंस कंपनी इस चैनल को ओन करती है, लेकिन ये एक बड़ी खबर थी, इसके लिए इस पर हमने थोड़ा सा फोकस किया इस समय। चलिए बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़ गए हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को लेकर, एक कहीं अनकंफर्टेबलनेस की फीलिंग आ रही है या फिर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है? डेफिनेटली जहां तक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का सवाल है, वहां पे अभी वो लेवल ऑफ कंफर्ट तो नहीं रहा जो 3 महीने पहले था। टिपिकली हम एक टेक्निकल पैरामीटर काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वो है नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव देयर 200-day DMA। तो ये नंबर करीब करीब 53% के करीब होता है। आज के डेट पे ये नंबर 85% to 90% के बीच में चले गया है। सो मोर और लेस ये जो ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट है, ये 85 to 90% के करीब टॉप आउट होता है। तो मुझे लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की जो रैली है वो ये लेवल पे काफी हाई चांस है कि टॉप आउट हो सकती है। टाइम वाइज बताना मुश्किल है कि कब करेक्शन आएगा, बट आसार ये दिख रहे हैं कि ये एक मीडियम टर्म टॉप या शॉर्ट टर्म टॉप बनता हुआ दिख रहा है। ओके नवीन जी, आज एक एपिसोड बैंकिंग स्टॉक्स के लिए क्लियर हो गया। ICRR फाइनली चरणबद्ध तरीके से RBI ने विड्रॉ कर लिया। 7 अक्टूबर तक ये चला जाएगा सिस्टम से, चरणबद्ध 4 ट्रांचेस में। लेकिन जो अगस्त का या फिर जुलाई का फॉल था, उस वक्त 2 बड़े कारण थे, फूड इन्फ्लेशन, वेजिटेबल इन्फ्लेशन और क्रूड। उस वक्त 88 तक गया था, लेकिन अब हमारा क्रूड एक बार फिर से 90, 89, 91 की ट्रैजेक्टरी में है। अब ICRR के जाने के बाद क्रूड की अगेन 88, 89 की ट्रैजेक्टरी के बीच में बैंक्स पर आपका आउटलुक क्या है? स्पेशली कुछ दिग्गज बैंक जो ICRR के चलते प्रेशर में थे, फॉर इंस्टेंस HDFC बैंक। आप लोग बैंक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? जहां तक बैंक्स का सवाल है, हमारा ओवरऑल मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म आउटलुक में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक तो बैलेंस शीट क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों नंबर जहां तक बैंक्स के सवाल है वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि बैंक्स को कैसे खेलना चाहिए और क्या कहाँ पे पोजीशन करना चाहिए। बैंक्स का चैलेंज ये होता है कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसका वेटेज इंडेक्स में बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा मात्रा में होती है। अभी जैसे कि HDFC बैंक की हम बात करेंगे, कोटक बैंक की हम बात करेंगे, ICICI और एक्सिस, ये सारे बैंक्स बहुत ज्यादा लिक्विड है, इनका फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जहां तक बैंक्स में जो ओवरऑल फंडामेंटल इंप्रूवमेंट है और आगे जाके जो बरकरार रहेगा, वो मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक्स के थ्रू अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे मुझे लगता है कि ज्यादा रिटर्न्स बनने की संभावना है रादर देन द लार्ज कैप बैंक्स। लार्ज कैप बैंक्स ऑफ कोर्स HDFC बैंक के करंट लेवल पे अट्रैक्टिव है, या फिर टेक्निकल बाइंग भी आ सकती है, तो वो सारे फैक्टर्स है,
बट अदर देन दैट मेरा फोकस ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक्स में रहेगा, और जहां पे टर्न अराउंड या मतलब एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट के कोई इश्यूज थे वो इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो वहां पे ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना मुझे ज्यादा लगती है। ओके, तो ये फिलहाल एक डेवलपमेंट बैंकों के फ्रंट पर। हम अभी रिलायंस का अपडेट पढ़ रहे थे कि एडवांस्ड एआई के लिए दरअसल इन्होंने एनवीडिया के साथ करार किया है। कुलकर्णी साहब, मैं जानती हूँ आप स्टॉक स्पेसिफिकली तो अवॉइड करते हैं बातचीत करना, लेकिन एआई एक बड़ी चीज होगी, ये सब हम सब जानते हैं, और अलग अलग कंपनियां इस पर काम भी कर रही है। अब तक ये पूरा प्ले लार्जली आईटी कंपनियों के नाम था, लेकिन अब रिलायंस जैसे प्लेयर्स भी उसके लिए करार करते हुए, ऑफ कोर्स ये जियो प्लेटफॉर्म्स को और मजबूत करने की कोशिश होगी, लेकिन ये एआई जिस तरह से घुल मिल जाएगा स्टॉक मार्केट से, क्या वैसा कुछ पोर्टफोलियो आगे तैयार करने की जरूरत होगी? ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि एआई बेस्ड मतलब एआई के थीम को कैसे खेलना चाहिए और किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ग्लोबली तो लोगों ने इसको चिप डिमांड के हिसाब से ज्यादा, चिप डिमांड और स्टोरेज डिवाइसेस के डिमांड के हिसाब से ज्यादा कोशिश की है इन्वेस्ट करने का, एंड वो थीम काफी अच्छे से वर्क किया है। इंडिया के केस में ऑफ कोर्स वील हैव टू वेट एंड वॉच कि ये थीम को कैसे ये कर सकते हैं। हालांकि ये रिलायंस और एनवीडिया का जो टाई अप है ये लॉन्ग टर्म काफी बड़ा पॉजिटिव है, जिसके वजह से आई वुड से कि रिलायंस के वैल्यूएशंस को सपोर्ट मिलता रहेगा, एंड फंडामेंटल डेवलपमेंट में ये बोलूंगा कि पॉजिटिव है। ओके, अच्छा, एक रेलवे स्टॉक्स में जो जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं नवीन जी, और क्या आपकी यहाँ पर कोई एडवाइस है? जहां तक रेलवे स्टॉक्स का सवाल है, एज एन इन्वेस्टर हम तो ये थीम पूरी तरह से खेल नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत शार्प रैली रही है, और यहाँ पे फोकस एरिया ये होना चाहिए जहाँ पे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। सो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि ट्रेंड जो है जहाँ पे मतलब हार्ड गुड्स सप्लाइंग का और जहाँ पे केपेक्स साइकिल के जो प्लेस है वो मुझे लगता है कि फिर भी वहां पे स्कोप है। बाकी प्लेस में थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि ये प्ले काफी ज्यादा चल चुका है, और यहाँ से इन्वेस्ट करने में मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्क बढ़ गया है। ओके, अच्छा नवीन जी, अब वाइट गुड सेगमेंट में जो कि पूरा ठंडा पड़ा था CY23 के एटलीस्ट शुरुआती 4-5 महीनों में, उसमें मूव आ रहे हैं। SRF, सॉरी माफ कीजिएगा, हेवल्स क्लोज इट विथ ऑल टाइम हाई, वोल्टास भी एक मूव अच्छा दे रहा है, और आप डिक्सन को देखिए, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर भी। आपका पिकिंग ऑर्डर क्या रहेगा सर? मतलब इनफैक्ट कैपिटल गुड्स में ही प्लेस करते हैं हम इनको। अभी कोई पॉजिटिव व्यू आपका वाइट गुड सेगमेंट में? जहाँ तक वाइट गुड सेगमेंट का सवाल है, हर स्टॉक का अपना एक फंडामेंटल्स है जिसके वजह से ये मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से वोल्टास में मार्केट शेयर गेन का स्कोप है, जिसके वजह से स्टॉक में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और इन जनरल मुझे लगता है कि वाइट गुड्स आगे जाके अभी फेस्टिवल डिमांड आएगा, और उसकी वजह से जो इंप्रूवमेंट आ सकती है उसकी वजह से ओवरऑल वाइट गुड्स सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस साल ओवरऑल कंजम्पशन एज अ थीम अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन स्पेंडिंग होगा, काफी ज्यादा स्टेट इलेक्शन है और काफी क्रिटिकल इलेक्शंस भी हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में ठीक ठाक रुझान होना चाहिए, ओवरऑल अपटिक ठीक होना चाहिए, जो कंजम्पशन सेक्टर को बेनिफिट करेगा, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी गुड्स में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स अच्छे बनने की संभावना है। कुछ देर पहले जब आप रेलवे मेंशन कर रहे थे, आपने कहा आपने शायद इस रैली का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन पावर कंपनियों में जो रैली आई है क्या उसका हिस्सा बने थे आप कुलकर्णी साहब? क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला। PFC, REC, NTPC, प्राइवेट प्लेयर्स देख लीजिए एक तरफा, और जोरदार खरीदारी अच्छे वॉल्यूम्स पर भी। जहाँ तक पावर सेक्टर का सवाल है, पावर सेक्टर हमारा काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रहा है लास्ट 1 ईयर में। हमारा ब्रॉड थीसिस यही रहा है कि पावर डिमांड ओवरऑल, बिकॉज इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो स्ट्रक्चरली पावर डिमांड ग्रो करता रहेगा, और जो जो एसेट्स है पावर सेक्टर में
वहां पे रिप्राइसिंग की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर हम देखेंगे कि एनटीपीसी में हम इन्वेस्टर्स रहे, कोल इंडिया भी हमारे पोर्टफोलियो में रहा है, और इसके अलावा जैसे पावर ग्रिड है वो भी हमारे पोर्टफोलियो में रहा है। तो वो मैं ये बोलना चाहूंगा कि पावर सेक्टर में मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये सस्टेनेबल है, और इवन नेक्स्ट 1 ईयर में पावर सेक्टर में रिटर्न्स अच्छे बनने की संभावना की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। चलिए अब एक काम करते हैं फिर नवीन जी, आपको यहीं पर थैंक करेंगे हम। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एक आध स्टॉक्स देखते हैं और उसके बाद BTST ट्रेड्स और डीलिंग रूम पर भी आएंगे। बाय द वे, मुकेश अंबानी जी ने जो AGM में कहा था कि ये जियो प्रॉमिस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू एवरीवन एवरीवेयर, वी हैव डिलीवर्ड टुडे। जियो प्रॉमिसेस AI टू एवरीवन एंड एवरीवेयर एंड वी शैल डिलीवर। तो मेरे ख्याल से उसकी तरफ वो पहला कदम उन्होंने बढ़ा दिया आज। और ये देखिए स्टॉक अब इस समय डे हाई पर 2454 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और इनफैक्ट एक बार आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं और निफ्टी कंट्रीब्यूशन में आप देखते हैं कि कहाँ पर मेरे ख्याल से अब रिलायंस नंबर 1 पर शायद पहुँच गया होगा। जिस तरीके का मूव रहा है रिलायंस में, क्योंकि 14% रिलायंस का करीब वेट है, अब 14 नहीं, अब 13% के करीब वेट है रिलायंस का, और इसमें एक अब ऑलमोस्ट 1% का मूव, तो करीब करीब 1% उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हाँ देखिए अब ऑलमोस्ट जो है टॉप पर आ गया है। HDFC बैंक अभी भी टॉप पर बना हुआ है, लेकिन रिलायंस नंबर 2 पर आ गया है। 17 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन इस समय रिलायंस की वजह से। निफ्टी अब 100 पॉइंट ऊपर, और सेंसेक्स का भी ध्यान रखिएगा, आज वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो वहाँ पर भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं जो डे हाई पर हैं। चोलामंडलम को फिर से एक बार रिविजिट करते हैं, और उसके अलावा जो स्टॉक्स डे हाई पर बंद हो रहे हैं उनमें कुछ और स्टॉक्स जुड़ेंगे। 1173 राजेश सतपुते जी, एक बार जरा इस पर व्यू दीजिए। चोला का चार्ट बेहतरीन है, इनफैक्ट ये मैंने BTST के तौर पे रखा था, तो मैं अभी दे देता हूँ। देखिए चोला में क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग का हाई निकला है, और हाई था करीबन 1150 का। 1170 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो इसका जो BTST का टारगेट है वो होगा करीबन 1200-1210 का। तो चोला फाइनेंस को लेके जाइए, बाय करें 1150 के दिन के लोएस्ट लेवल के स्टॉप लॉस के साथ। तो आई थिंक जिस तरह से ब्रेकआउट पैन आउट हुआ है, ये मोमेंटम और चलेगा पर बाय करिए। ये हजरत कल हमने स्पॉटलाइट में पिक किया था इसको, कल भी अच्छी रैली हुई, आज भी रैली, तो ये इस समय के पिक। अच्छा, पॉलीकैब डे हाई पर आया बाय द वे, लेकिन अब क्योंकि BTST कॉल्स शुरू कर दिए राजेश जी ने, तो इसको फिर और आगे लेकर चलते हैं। गाबा सर, आपकी पिक क्या होगी? मेरी की पिक रहेगी रिलायंस की। रिलायंस में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है 2453, अब ये 2500 की तरफ जा रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, स्टॉप होगा 2440। रिलायंस पे बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन करीब 7 दिन के बाद, तो रिलायंस पर ध्यान देना चाहिए। RIL पर ध्यान दीजिए और स्टॉक देखिए 1% से ज्यादा के गेन्स की तरफ बढ़ता हुआ। समित, आपकी राय? देखिए टू व्हीलर स्पेस में हमें अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, तो इसमें हीरो मोटोकॉर्प जो कहीं ना कहीं लास्ट 1 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है, अच्छी बेस बिल्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो हीरो मोटो हमें लगता है कि करंट लेवल से भी यहाँ से एक अच्छा मूव देना चाहिए। तो BTST कैंडिडेट के लिए 3050 से लेके 3070 के इसके टारगेट्स होंगे, और जो स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए वो लगभग 2984 के आसपास। ओके, हीरो मोटोकॉर्प अच्छा बहुत दिनों बाद ट्रेड्स में अपीयर हुआ हीरो मोटोकॉर्प, इस पे आएंगे थोड़ा सा खुल के और बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं रुचित के पास। रुचित, आप क्या पिक करेंगे? BTST के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की सलाह दूंगा। कंसोलिडेशन में 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा सपोर्ट एक्ट हुआ है, और आज फिर से अपमूव का रिजम्पशन स्टॉक ने किया है इसको। यहाँ पे मैं लग रहा है कि मंडे को भी एक अच्छी रैली कंटिन्यू रह सकती है। करंट लेवल्स पे 1660 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करते जाए 1750 के अराउंड के टारगेट्स के। ओके, चलिए मानस के पास चलते हैं। मानस, आपकी पिक क्या होगी? देखिए मेरा पिक श्रीराम फाइनेंस रहेगा। श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेड ब्रेकआउट आज हमने देख लिया है, तो उसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1961 के भाव चल रहे हैं, 1934 का आपको इस फ्यूचर में श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाना है, और 2010 के टारगेट सेट करने हैं श्रीराम फाइनेंस में। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 1960 का कॉल ऑप्शन 52 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 75 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए ये इस समय की पिक श्रीराम फाइनेंस। यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले बात करें तो BPCL, ये एक स्टॉक है OMC पैक में से जो डीलर्स को पसंद आ रहा है। ऑब्वियसली कंपनी को बेनिफिट मिलता है कुछ हद तक क्रूड प्राइस बढ़ने का, और यहाँ जो ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस है यहाँ थोड़ा बहुत बूस्टर मिल सकता है।
डीलर्स को लगता है कि यहाँ BTST का ट्रेड अगर लें तो 365 से लेकर 370 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की खरीदारी आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखने को मिल रही है, ऐसा डीलर्स कह रहे हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स, ये एक पोजिशनल बाय कॉल आ रही है बड़े दिनों बाद डीलर्स की तरफ से इस पर्टिकुलर स्टॉक पे 640 से 650 तक के लेवल्स उनको लगते हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर में आ सकते हैं नेक्स्ट वीक। और ओपन इंटरेस्ट आज देखें तो लगभग 3-3.5% बढ़ा हुआ है और फ्रेश बाइंग आपको सितंबर सीरीज में देखने को मिल रही है इस काउंटर में। तो टाटा मोटर्स और साथ ही साथ यहाँ पर PSUs में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजरें डीलर्स की, वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। एक तो और ट्रेड्स आपके सामने रख देते हैं जहां पर मोमेंटम हर टिक के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आज इस क्लोजिंग की तरफ। रिलायंस तो डेफिनेटली एक है, लेकिन साथ ही आप ध्यान रखिएगा इन्फोसिस जैसे ट्रेड जो सुबह तक शांत थे वहां पर हल्की हल्की खरीदारी करके लोग जा रहे हैं। इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का सिलसिला कायम है, तेजी वहां पर बनी हुई है। अच्छा, एक स्टॉक जिसने पूरी तरह से आउट परफॉर्म किया है इस हफ्ते, L&T, अभी भी वो फाइनल अपडेट आना बाकी है। ये तो सोर्सेज के मुताबिक ही आ रहा था कि इनके हाथ वो बड़ा ऑर्डर लगेगा। अज्यूमिंग वो आ जाता है समिट, तब क्या मुनाफा वसूली पर जोर देना शुरू करेंगे आप 2900 के आसपास? और कल का एक बड़ा बार बनने के बाद आज का फॉलो अप थोड़ा सा लिमिटेड था। देखिए, आई थिंक ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और इनफैक्ट अगर देखें तो कल एक काफी टाइम के बाद ये स्टॉक में हमने अच्छा मोमेंटम देखा था और आज ब्रेकअवे गैप भी वो इसमें हुआ है, जो जिसको हम रनअवे गैप बोल सकते हैं, इनफैक्ट नॉट ब्रेकअवे गैप। तो ये स्टॉक में ओवरऑल जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है, यहाँ से मूव और एक्सटेंड हो सकती है। तो फिलहाल तो हम प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह नहीं देंगे। 2850 2830 का इसका एक अच्छा सपोर्ट अभी बन गया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बने रह सकते हो और मैंने कहा बहुत जल्दी ये स्टॉक 3000 का लेवल भी पार कर सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखिए और ओवरऑल ये स्टॉक का जो बेस है वो ऊपर की तरफ अभी शिफ्ट होते जा रहा है। इस बीच एक स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प जब जिक्र किया था तो मैं हीरो मोटोकॉर्प के बाद जब बजाज ऑटो को देखने गया तो यहाँ पर भी एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत दिनों बाद अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक शूट अप हुए हैं, बहुत हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। राजेश सतपुते जी, आपका व्यू बजाज ऑटो पे क्या होगा? यहाँ पर भी वो 4 अगस्त की जो सबसे बड़ी सेल ऑफ की कैंडल थी जिसमें 50 डेमा टूटा था, उसके बॉडी में एंटर कर गया स्टॉक। आज अच्छा ब्रेकआउट है 7 अगस्त के बाद की चैनल का। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? वीरेंद्र जी, देखिए अगर आप इसको डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट लगता है कि जो मूविंग एवरेजेस हम देखते हैं 10, 20 एंड 50 डे में, तो यहाँ पे क्रॉसओवर्स हो रहे हैं। तो यार इतना तो क्लियर है कि 4700 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ पे एक रिलीफ रैली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जिसका टारगेट आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बॉडी का ही टारगेट होगा और ये टारगेट होगा करीबन 4880 से लेकर 4900 इनिशियली। तो मेरे हिसाब से अगर पोजीशन है तो बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 4725। वीरू जब भी ये बोलते हैं मेरे को एक्सॉर्सिस्ट मूवी की याद आ जाती है। तो बॉडी में एंटर कर गया है तो वो याद होगी ना मूवी। तो तेजी का भूत चढ़ गया। वीरू इसको थोड़ा सा रिकॉइन कीजिए। क्या बॉडी में एंटर कर गया? हाँ, हॉरर फिल्म की याद दिलाती है। अब मैं किस दिन नहीं किसी दिन और आराम से बैठ के आपको अभी के लिए तो कॉल मिल गई ना बजाज ऑटो पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, उस बॉडी में एंटर कर चुके हैं। पोजेस हो रहा है, तेजी से पोजेस हो रहा है वो स्टॉक आइदरवाइज, लेकिन मोमेंटम है। अच्छा, एक श्रीराम फाइनेंस पर जाते जाते एक व्यू हो जाए, क्योंकि चोला पर सुबह से बातचीत हो रही थी और वहां पर मोमेंटम है। श्रीराम फाइनेंस लगे हाथ एक बार देखिएगा। राजेश सातपुते, मानस का पिक है ये, लेकिन यहाँ पर अगर कोई तेजी कर रहा है, आपके क्या टारगेट्स रहेंगे? 2000 की बात तो मानस कर रहे हैं। आई थिंक एक फेयर टारगेट है 2000, एक फेयर टारगेट है जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं। तो अगर आप आज का ओवरऑल फाइनेंस स्टॉक देखें तो 2 ही अच्छे लग रहे थे, एक तो चोला था और दूसरा था श्रीराम फाइनेंस। तो देखिए श्रीराम फाइनेंस अगर आज की बात करें तो स्टॉप लॉस होगा इसका करीबन 1935 1940 के रेंज में रखे और 2000 का इनिशियल टारगेट ले। अर्षदा जी, एक चीज मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, चोला फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, इसमें से एक चार्ट अगर श्रीराम फाइनेंस देखे तो यहाँ पे वीकली चार्ट बहुत बढ़िया है। तो प्रोबेबली 2000 तो एक स्विंग का टारगेट है, लेकिन इससे भी बढ़िया लेवल्स मिल सकते हैं। ओके, अच्छा एक और खबर, वो जो एनवीडिया का टाई अप था हर्षदा, वो टाटा कॉम के साथ भी है। रिलायंस के साथ तो किया ही है उन्होंने एआई के लिए टाई अप उन्होंने टाटा कम्युनिकेशन के साथ भी किया है। ये भी एक शायद खबर थी जिसकी मार्केट शायद एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि ये खबर आएगी।
तो टाटा कम्युनिकेशन के लिए भी ये पहले एक अच्छी पॉजिटिव रैली है। टाटा कम्युनिकेशंस ने दिखाई है। हाँ, तो ये सिर्फ रिलायंस के साथ नहीं है, ये इनका टाई अप जो है वो एनवीडिया का टाटा कम्युनिकेशन के साथ भी है। तो टाटा कम्युनिकेशन पर भी नज़र रखें आप। और टाटा कम्युनिकेशन तो खैर काफ़ी हाई बीटा स्टॉक भी है, तो उससे इनफैक्ट राजेश अग्रवाल जी, कोई व्यू आपका टाटा कम्युनिकेशंस को लेकर? राजेश जी अनम्यूट करिए। नहीं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन टाटा कम्युनिकेशंस देखिए नेगेटिव टेरिटरी से कुछ रिकवरी दिखा रहा है, करीब 3-4 रुपए के गेन्स बने हैं इसमें। समित, इस पर आपका क्या आकलन है? 1900 के चक्कर तो वैसे भी काट रहा है काउंटर। देखिए हर्षदा, टाटा कॉम की अगर बात करें तो लो हैंगिंग फ्रूट इज ऑलरेडी गॉन, क्योंकि स्टॉक ने जो रैली दी है और विदाउट एनी मेजर करेक्शन ये रैली दे रहा है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, वापस एक रैली, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, यही उसकी चाल कंटिन्यू होते दिख रहे हैं। तो मोमेंटम तो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो यहाँ से ये उसकी मूव एक्सटेंड हो सकती है। 1950 2000 तक के भी लेवल्स ये टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। तो बायस पॉजिटिव रखिए। हालांकि डिप्स तो आ नहीं रही है, बट अगर अच्छी खासी डिप अगर 1800-1750 के आसपास आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड की रणनीति ये स्टॉक में बन सकती है। तो नहीं आ रही खैर इसमें, लेकिन राजेश अग्रवाल जी से संपर्क वापस हो गया हमारा। राजेश जी बताइए, टाटा कम्युनिकेशन पर कोई व्यू आपका? देखिए, हमारा इसमें पॉजिटिव व्यू है। इंडस्ट्री केबल में देख लीजिए या टेलीकॉम में देख लीजिए, इनकी अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। नंबर्स पिछले 2-3 क्वार्टर से ठीक ठाक आए थे, लेकिन साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत अच्छा रनअप पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक ने दे चुका है। तो कुछ करेक्शन आता है तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। करेक्शन से मेरा मतलब है कम से कम मौजूदा स्तर से 5-7% का डाउनसाइड हम देख रहे हैं। ओके, करेक्शन पर खरीदे ये काउंटर। ये इनफैक्ट इट्स रन अहेड ऑफ इटसेल्फ जो नॉर्मली कहते हैं। अब वो खबर आ गई, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है ये। वैसे भी IoT प्रोडक्ट्स पर कंपनी काम कर रही है, माहिर है। AI/ML पर वैसे भी काम कर रही थी, और एनविडिया के साथ इन्होंने अब पार्टनरशिप कर लिया है। तो 2 बड़ी अपडेट्स आपके लिए। रिलायंस ने एनविडिया के साथ करार किया है AI के लिए, और ये ऐसा ही एक करार टाटा कम्युनिकेशंस भी करती दिखाई दे रही। तो क्लियरली एनविडिया AI को लेकर और भारत के AI के फ्यूचर को लेकर काफी बुलिश है। ये संकेत आपके लिए साफ दिख रहा है स्क्रीन पर, जिस तरह से स्टॉक्स में भी एक्शन बन रहा है। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का जायजा ले लेते हैं। हफ्ते का आखिरी दिन और बहुत ही दिलचस्प खेल देखने को मिला है। 3 जानकार थे हमारे साथ इस मैदान में, और शानदार रिटर्न्स, और इस तरह के रिटर्न्स तो काफी दिनों बाद देखने को मिले। 30% की कमाई के साथ स्वाति होतकर इस हफ्ते की खिलाड़ी नंबर 1 बन रही है। 10% के रिटर्न्स लगभग जतिन गेडिया ने कमाए, और 4% के रिटर्न्स आशीष कयाल ने। तो तीनों मिलाकर आप काउंट गिन लीजिए किस तरह की कमाई आपकी हुई अगर आपने इनके ट्रेड्स को फॉलो किया। कांग्रेचुलेशन स्वाति। इंडेक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम, और हर दिन हम यही बात करते थे निफ्टी चलेगा या नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे थे स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ध्यान दीजिए। स्टॉक्स भी चल गए, इंडेक्स भी चल गया। तो इंडेक्स पर एक राय और एक ऐसा ट्रेड जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल था इस हफ्ते, जो अगले हफ्ते तक कैरी करेंगे, जहां पर अभी भी स्ट्रेंथ है। Yes, definitely, Harshada ji, and thank you first of all. डेफिनेटली व्यू काफी पॉजिटिव है इंडाइसेस पे। हम लोग काफी सारा कंसोलिडेशन देखा था निफ्टी में। आज उसने ब्रेकआउट दिया है 19,800 का। मॉर्निंग सेशन में भी मैंने कहा कि मेरे अभी टारगेट्स ओपन हो जाते हैं 20,000 के लिए। डाउन साइड 19,600 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, तो जब तक वो बरकरार है तब तक ये अपसाइड रैली देखने मिलेगी। एंड स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमें रोज काफी अच्छा देखने नहीं मिल रहा है। ओवरऑल मेरे 3 स्टॉक्स ने मुझे काफी हेल्प की है, जो कि है JSW एनर्जी, निप्पॉन और KRBL। उन्होंने मुझे मोर देन 5% के रिटर्न्स दिए, एंड 15% तो उन्होंने ही मुझे प्रॉफिट दिए। अपार्ट फ्रॉम दो अदर स्टॉक्स की अडानी पावर है, प्रिज्म सीमेंट्स है, रेन है, उन्होंने भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफी अच्छी थी ये वीक रैली में। राइट स्टॉक्स एट राइट पॉइंट पिकअप करना काफी इंपॉर्टेंट खेल था ये वीक में। तो वो बाय गॉड ग्रेस डेफिनेटली अच्छे पिक्स मिले मुझे, एंड विद द राइट टाइम, तो उसकी वजह से आज मेरी जीत हुई है। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, और ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए भी। अच्छा, एक बार जरा इस मार्केट को रिकैप करते हैं। बहुत ही शानदार क्लोज निफ्टी के लिए, ठीक है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद नहीं हुए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्राइडे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। हाई था 19,867 का, हम बंद हो रहे हैं 19,818 पर, करीब 50 पॉइंट ऑफ हाइज, लेकिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है 45,170 पर, फ्रेश ब्रेकआउट अब बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में।
अब दिखने लगा है मार्केट फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। और अब तैयारी कर लीजिए, अगले हफ्ते आप ऑल टाइम हाई की और इवन शायद 20,000 की, और वो जो 20,500 तक का व्यू मैं लिया था हर्षदा इस मार्केट को लेकर, मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ब्रेथ बन रही है अभी भी, जिस तरीके से मार्केट में इंडिविजुअल सेक्टर रोटेशन चल रहा है, ये सब अभी भी बहुत पॉजिटिव है। और लार्ज कैप का कैचअप बाकी है, मिड कैप में बड़ी रैली हो चुकी है, लार्ज कैप का कैचअप बाकी है। मुझे लग रहा है सितंबर, जो कि हम हमेशा बात करते हैं ट्रेंडिंग महीना रहता है, पिछले साल ट्रेंडिंग डाउन था, इस साल बारी भी थी वैसे ट्रेंडिंग अप की, ये ट्रेंडिंग अप है। अक्टूबर में मुझे लग रहा है कि करेक्शन आएगी मार्केट में, लेकिन क्योंकि तब तक हर कोई फिर एकदम पॉजिटिव हो चुका होगा और हर सबको फोमो फीलिंग आ जाएगी। लेकिन सितंबर में मुझे लग रहा है अभी भी लोगों को डिसबिलीफ है वो अगस्त के बाद कि ये रैली चलेगी नहीं चलेगी। और इस बार मुझे लग रहा है 20,000 पर हम रुकेंगे नहीं। पिछली बार हम 20,000 पर रुक गए थे और 20,000 से करेक्शन दिखा दी थी हमने 19,991 से 20 जुलाई को वो हाई लगाया था हमने। इस बार मुझे लगता नहीं कि हम रुकेंगे 20,000 पे। इस बार मुझे लगता है कि और 20,000 के बाद आप 400-500 पॉइंट और ऐड करेंगे, उसके बाद करेक्शन आएगी, उससे पहले नहीं आएगी करेक्शन। तो रुझान तेजी का कायम है। और अब वाइंड अप करते हैं। वीरू बताइए किस तरह की पोजीशंस हम अगले हफ्ते के लिए कैरी कर रहे हैं? बिल्कुल हर्षदा, एक बार ब्रेथ को देखते हैं। डेरिवेटिव्स क्लोज तो बेहद शानदार है, इसमें कोई राय नहीं है। प्राइस वाइज निफ्टी बैंक का, निफ्टी आईटी का आपकी स्क्रीन पे आएगा। लॉन्ग 4861, आई मीन ये कंसिडरेट फिगर्स अप्रॉक्सीमेटली 50 110 और के आसपास हैं, दैट्स गुड। और यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग का आंकड़ा रहा, दैट्स वीकेंड फैक्टर, याद रखिएगा। लॉन्ग्स को, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना, बाकी शॉर्ट का ग्रिप काफ़ी कम था। पिछले पूरे 5 दिन में शॉर्ट की डिजिट 30 से ऊपर नहीं गई। पीएफसी, आरईसी, हैवेल्स, चोला और श्रीराम फाइनेंस ये काउंटर जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। पीएफसी, आरईसी का सुपर स्विंग, हैवेल्स का सेम केस। बीएचएल में शॉर्ट कवरिंग थी और कोल इंडिया में और हिंदुस्तान कॉपर में बीपीसीएल, बीईएल एट ऑल टाइम हाई। बीएचएल इस दौर का ऑल टाइम हाई, सॉरी इस दौर का हाई है यहाँ पर। और नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप आएँ तो जहाँ देखेंगे आप शॉर्ट बिल्डअप, दैट्स चंबल फर्टिलाइजर्स, डॉक्टर लाल पैथलैब, ग्लेनमार्क फार्मा, बलरामपुर चीनी और आरबीएल बैंक के कुछ काउंटर जहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, वीकेंड के चलते कुछ प्रॉफिट्स को कैश पे कन्वर्ट किया गया। जी एंटरटेनमेंट हालांकि सुनवाइटल की, लेकिन काउंटर बैकफुट पे रहा। बाकी कोरोमंडल, इंडिया सीमेंट्स, एसआरएफ पे प्रॉफिट बुकिंग थी आज, और जेके सीमेंट्स में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। हर्षदा जी हाँ, तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल रुझान अगले हफ्ते के लिए किस तरह की पोजीशंस कैरी की जा रही हैं। लेकिन आखिरी 1.5 मिनट बचा है, ध्यान दीजिएगा कि 19,818 के आसपास हम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम था। और आज का जो हाई था वो 838 के आसपास था। उम्मीद तो थी हम वहां से आगे और अपनी चाल को और मजबूत करेंगे, लेकिन उसी हायर ग्राउंड पर ही हम जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक की तरफ से वो बड़ा मूव देखने को मिला। निफ्टी बैंक के लिए वो बड़ी खबर भी आई थी कि इंक्रीमेंटल सीआरआर चरणों में ही सही, लेकिन आरबीआई वापस ले रहा है, और उसके बाद वो तेजी बनती हुई दिखाई दी। और इस समय आपकी स्क्रीन पर 295 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 45,383 के आसपास का हाई दरअसल देखा गया है निफ्टी बैंक में आज। तो ये है अब तक की चाल। निफ्टी आईटी थोड़ा सा साइडलाइन हुआ है, पर ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने देखा 2-3 दिनों में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी। तो ये 60 पॉइंट नीचे। मिड कैप्स के लिए एक और सत्र, स्मॉल कैप्स के लिए एक और सत्र, जहां पर हम काफी तगड़े गेंस पर जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के कुछ विनिंग ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हम दोपहर में एक स्टॉक मैप कर रहे थे, वो ऑफ कोर्स आईआरसीटीसी का था। कार्यक्रम की शुरुआत में ही उसमें पंख लगने शुरू हो गए थे। काउंटर 5% की तेजी दिखाकर करीब 2-2.5% के गेंस पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर ऊपरी लेवल से हमने देखा है कुछ कूल ऑफ नजर आया है। लेकिन एनबीएफसी स्पेस और बैंकिंग स्पेस पर ध्यान दीजिए। एनबीएफसीज में चोला इन्वेस्टमेंट, जिसकी हम सुबह में भी चर्चा कर रहे थे, तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये काउंटर 5% ऊपर, और इसी तरह की जोरदार तेजी दरअसल श्रीराम फाइनेंस भी अपने नाम करता हुआ दिखाई दिया था। वहां पर भी एक बड़ा मूव देखने को मिला है। आज एक और सत्र था जहां पर पीएसयू कंपनियों में जोश देखा गया। कॉनकॉर, बीईएल, भेल जैसे काउंटर्स थे जहां पर अच्छी तेजी और अच्छा फॉलो थ्रू देखा गया। इनफैक्ट भेल जैसे काउंटर्स, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स, पावर ग्रिड, पीएफसी, आरईसी जैसे काउंटर्स इस पूरे हफ्ते में धीरे धीरे करके अपनी चाल को और मजबूत कर रहे थे, और वो कुछ विनिंग ट्रेड साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए आपके लिए हीट मैप लेकर आएंगे। दिग्गजों का हाल अब आपके सामने पेश करते हैं। ये दूसरा सत्र था जहां पर कोल इंडिया में खरीदारी देखने को मिली। कल 7% भागा, आज करीब 2.5% तक के गेंस देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर 9% की तेजी इधर बन रही है। पीएसयूज में एनटीपीसी 2.5% ऊपर, बीपीसीएल में आप देखिए 2% तक के गेंस देखने को मिले। कल एलएनटी पूरे जोश में था और आज खरीदारी कायम थी। यहाँ पर करीब 2% के गेंस उधर बनते दिखाई दिए हैं। ऑटो कंपनियां, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में खरीदारी का
जोश देखने को मिला है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक अच्छा योगदान, आज करीब 1% का इजाफा। बैंकों में एक्सिस, इंडसइंड और HDFC, ICICI बैंक, कोटक सब पॉजिटिव टेरिटरी में, आधे % के ऊपर के गेंस लगभग ज्यादातर काउंटर्स ने आज के दिन दिखाए हैं। थोड़ी सॉफ्ट साइड पर आयशा, UPL जैसे स्टॉक्स थे और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स थे, लेकिन कुल मिलाकर एक मजबूत हफ्ता बाजार के लिए और आज का भी सत्र मजबूत ही रहा है। 19,819 के आसपास निफ्टी जाकर टिकता हुआ। फटाफट से आपके लिए वो वीकली अपडेट भी लेकर आते हैं कि कितना गेन दिखाया है। मेरे ख्याल में 2% तक का इजाफा निफ्टी 50, जी हाँ, वहां पर 1.98% तक के गेन्स। निफ्टी बैंक 1.5% की तेजी में और फिर एक और 4% का तेजी का मूव निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में बनता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टोरली निफ्टी PSE, CPSE ये पॉकेट्स थे, यानी कि सरकारी कंपनियां जहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। रियल एस्टेट काउंटर्स और L&T के और भेल के बदौलत कैपिटल गुड्स में तेजी बनी। कोल इंडिया, BPCL टॉप ट्रेड्स इस हफ्ते के, L&T और HCL टेक भी इस हफ्ते के टॉप ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि मुनाफा वसूली के घेरे में कुछ कंपनियां आई। M&M जैसे काउंटर्स अब बंद होते होते M&M में रिकवरी आ गई, लेकिन अदरवाइज आयशा और सिप्ला में हल्का सा नुकसान देखने को मिला है। लेकिन ये एक ट्रेंडिंग हफ्ता रहा है और तेजी वाला हफ्ता रहा है। चलिए अब सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। नीरज और आशीष का मुकाबला, कौन से ट्रेंड सबसे ज्यादा जमे हैं। मजगांव डॉक दूसरा सत्र तेजी वाला, 6% के गेंस। शेमारू करेक्ट हुआ 5%। कल्याण ज्वेलर्स और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ये तेजी की तरफ आशीष ने रखे थे आज सुबह में। नीरज ने भी आप देखिए तेजी वाले काउंटर्स क्या क्या चुने। लैंडमार्क, हेवल्स, मॉन्टे कार्लो और बजाज फिनसर्व। हेवल्स ऑफ कोर्स 6% भागा। बिल्कुल, तो खैर एक बहुत शानदार हफ्ता, 5 दिन रैली मार्केट में, एक भी दिन रेड नहीं। पिछले फ्राइडे से ये रैली शुरू हुई और मंडे को एक कंफर्मेशन मिला कि ये एक सिर्फ शॉर्ट कवरिंग मूव नहीं है, एक स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग। और अब इस सीरीज में हम करीब करीब निफ्टी पर 0.5% गेन कर चुके हैं। जी हाँ, सॉरी 3% गेन कर चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% गेन कर चुके हैं। और जहाँ तक हफ्ते की बात है तो निफ्टी पे 2% और मिड कैप पर करीब करीब 4%, इस तरीके के गेंस रहे हैं। और क्लोज होते होते निफ्टी बैंक जो एक इकलौती पॉकेट थी जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, उसने भी शानदार गेंद दिखाए और अब वो भी वीक के हिसाब से करीब करीब 1.5% ऊपर। तो फिर मंडे की तैयारी कर लीजिए और बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि अगले हफ्ते हम फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाएं। जी हाँ, तो मोमेंटम अगले हफ्ते भी रहेगा जारी और कुछ ही देर में एयरफोर्स 1 की दिल्ली में लैंड होने की तैयारी है। सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। हम तो खैर सोमवार को मिलेंगे, लेकिन G20 की पूरी कवरेज CNBC आवाज़ पर आप बदस्तूर देख सकते हैं। हमारी मुलाकात होगी सोमवार को मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।